टॉपिक कवर किया था वो उस टॉपिक का नाम था सर्वनाम। कौन सा टॉपिक था? सर्वनाम। यानी सर हम विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं और विकारी शब्दों के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक था ना जिसमें परिवर्तन होते हैं, जिनमें विकार होते हैं, उनमें से एक टॉपिक था संज्ञा। कौन सा टॉपिक था? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर आने वाला एक टॉपिक था सर सर्वनाम, जिसको हमने कल वाली क्लास में पढ़ा। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला एक टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है विशेषण। तो स्टार्ट करें इस टॉपिक को। फिर सर विशेषण के बारे में विधान करने वाला यानी इनके बारे में नियम बनाने वाला एक टॉपिक होगा, उसका नाम होगा क्रिया। ये चार टॉपिक विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? विकारी के अंतर्गत। जिसके अंतर्गत सर हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, पहला और दूसरा विशेषण के बारे में। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक। शुरू होने के बाद पहले बोल रहा हूं, इस टॉपिक में कही जाने वाली हर एक बात का संबंध ना तो किसी व्यक्ति विशेष घटना वटना किसी से नहीं, ठीक है ना, केवल आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग होगा, ठीक है ना। डन करें स्टार्ट। जी लंच करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ये हम विडंबना है सर। मैं टीम से बातचीत करूंगा इसके बारे में जरूर कि आपको बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप दें, ठीक है ना, कि कम से कम 1 घंटे का गैप दें। आप तो एक काम किया करो, आप तो हिंदी वाली क्लास में खाना वाना खा लिया करो, लेकिन नहीं तो 5 बजे ना आप ज्यादा लेट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आज ही टीम के पास जाऊंगा, आज ही बोलते हैं उनसे कि बीच में आपके लिए आधे घंटे का थोड़ा बहुत समय रखें, ठीक है ना, कि ताकि आधे घंटे का ताकि आप अच्छे से खाना खा पाए। ठीक चलिए, ठीक है स्टार्ट करते हैं सर। आज की क्लासेस को शुरू करता हूं। आज की क्लासेस को शुरू करने के बाद अब देखिएगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये विशेषण है, आज हम शुरू कर रहे हैं विशेषण टॉपिक को। इस टॉपिक को विशेषण का ध्यान से समझना किसे कहते हैं विशेषण। हमने छोटी सी झलक इसकी देखी थी ना कि हमने समानता समझा था कि हमारे घर में दीदी है, तो घर वाले बोलते हैं कि दीदी है तो दीदी है, लेकिन कोई काम नहीं करती, तो इसलिए सिर्फ बोलते हैं लड़की है भाई, क्या है लड़की है। और जैसे ही पिताजी ने उनको एक स्कूटी लाकर दे दी, क्या लाकर दे दी? एक स्कूटी लाकर दे दी। जैसे ही घर में स्कूटी आई, अब तो दीदी सारे के सारे कार्य स्कूटी से करने लगी। बाजार से कोई सामान लेकर आना है, स्टेशन से किसी को लेकर आना है या किसी को छोड़कर आना है, कोई भी कार्य है, सारे के सारे काम दीदी करने लगी थी। दीदी के करते ही जब घर के काम होने लगे तो घर वाले बोले कि अब तो दीदी समझदार हो गई है। कैसे समझदार? लेकिन घर वालों को पता नहीं था कि 10-20 लोग डेली हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। डेली हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं मतलब दीदी तो स्कूटी चला रही है कि पंछी बनो उड़ती चलो मस्त गगन में। 10-20 लोग डेली हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, अच्छी बात है। एक दिन तो हॉस्पिटल वाले घर आ गए, बोले कि दीदी ये लो, ये आपका इंसेंटिव है। इंसेंटिव मतलब कि ये आपके कुछ पैसे हैं, कृपया करके स्कूटी चलाना बंद मत करना, स्कूटी ऐसे ही चलाते रहिए, ठीक है ना, स्कूटी ऐसे ही चलाते रहिए। अद्भुत बात, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन जब दीदी ने स्कूटी में लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो लेफ्ट का इंडिकेटर देने के बाद गाड़ी लेफ्ट की तरफ ही मोड़ दी, तब हमने कहा अब तो गुरुजी अद्भुत कार्य हो गया। अद्भुत कार्य मतलब एकदम अद्भुत कार्य कि अब तो दीदी बहुत समझदार हो गई। कैसे समझदार हो? बहुत बहुत समझदार हो गई। तो सर फिर हमने इसको कहा था कि इसकी विशेषता बता रहे थे, ये विशेषता बताने वाला शब्द था और ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द था। इसको हमने कहा था कि सर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण है, ठीक है ना। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम कहते थे प्रविशेषण। अगर नहीं समझ में आया है तो एक आध एग्जांपल और ले लो। जैसे देखो कि कल क्या है, कल एक सर एक अभूतपूर्व त्योहार है। अभूतपूर्व यानी कल मैं छुट्टी पर हूं, ठीक है ना, कल मैं छुट्टी पर, कल ये क्लास नहीं होगी, ठीक? अच्छी बात है, कल एक त्योहार है साहब, और ऐसा त्योहार जो कि समानता जितने भी शादीशुदा व्यक्ति हैं उनकी जेब ढीली करेगा, ठीक है ना। इससे जो पिछला वाला करवा चौथ का त्योहार था वहां पर लगभग 2 लाख का घाटा हुआ। 2 लाख का घाटा मतलब 2 लाख से जेब कटी। इस बार भी जेब कटी लेकिन थोड़ी सी कम कटी, ठीक है ना, थोड़ी सी कम कटी है। कटी तो लाखों में, लेकिन पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी कम कटी है, ठीक है ना। अभूतपूर्व त्योहार है, वही उल्लू वाला त्योहार, ठीक है ना, वही उल्लू वाला। हाँ वो शायद वीडियो आपने देखी है, ठीक है ना, मैं उस वीडियो को हटा दूंगा वहां से, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट है उस वीडियो पर, उस वीडियो को डिलीट किया जाएगा, पक्की बात है, ठीक है ना। एक और वीडियो है जो कि डांस वाली है, तो वो भी वीडियो हटेगी। मुझे डांस वांस करना नहीं आता, वो तो बस ऐसी बच्ची ने बोला कि सर जी कि चाचू डांस कर दो, तो उस बच्ची के मन को रखने के लिए बस थोड़ा बहुत डांस किया। डांस करना आता नहीं है, वो दोनों वीडियो आज डिलीट होंगी, ठीक है ना, दोनों वीडियो आज डिलीट होंगी। चलिए देखो, मानकर चलिए कि सर ये है हमारे कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी, ये चांद सा रोशन चेहरा है उनका, ठीक है ना, चांद सा रोशन चेहरा, और ये है जी ओहो हो। अब देखो जब शादी होती है ना, शादी से पहले लड़की की फोटो आदान प्रदान होती है, लड़के की फोटो लड़की की फोटो, ठीक है, कि इस लड़की की फोटो किसके पास आ गई? कंप्यूटर जी के पास। अब जैसे ये फोटो हमारे कंप्यूटर जी ने देखी तो कंप्यूटर जी बोले कि गुरुजी वाओ इतनी सुंदर लड़की। गुरुजी इसको तो लड़की भी कहना ना समानता गवारा नहीं होता, ये सुंदर नहीं, ये तो गुरुजी बहुत सुंदर है, ये सुंदर मतलब सुंदरियों की भी सुंदर सुंदर। अच्छा भाई, मैंने कहा कि कंप्यूटर जी जरा आंखों को खोल कर देखो, ये ऑनलाइन युग है और ऑनलाइन युग में ना आजकल फोटो पर बहुत सारे फिल्टरों का प्रयोग होता है। कोई भी अगर फोटो खींचती है कोई भी दीदी तो बहुत सारे फिल्टरों का प्रयोग होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा फिल्टर क्या है। अरे वो एक ऐप भी तो है, कौन सा ऐप है वो जिसमें समानता लड़कियां फोटो खींचती हैं और फोटो एकदम ऐसे आता है विश्व सुंदरी की तरह फोटो। अरे वो कौन सी चैट है, वो कोई चैट करके है, कौन सा ऐप है? लड़कों के फोन में नहीं होता वो ऐप, लड़कियों के फोन में ज्यादा होता है। कौन सा ऐप है वो? स्नैपचैट, बिल्कुल आपने सही कहा, स्नैपचैट, हाँ कौन सी चैट है वो? वो अद्भुत ऐप है, उसमें आप कोई भी फोटो खींचो विश्व सुंदरी जैसी फोटो आती है। तो मैंने कंप्यूटर को समझाया कि हो सकता है ये जो तुम्हारे पास फोटो आई है ना ये उसी ऐप से खींचकर आई होगी, या कंप्यूटर शॉप पर एडिट हुई होगी, या तो आजकल एआई का आज तो एआई का जमाना है, वो साड़ी वाली फोटो जो वायरल हुई थी, ठीक है ना, ये सभी लड़कियों की डीपी पर वही साड़ी वाली फोटो, हो सकता है वैसा ही कुछ कमाल है। तो मैंने इनके ऊपर उपकार किया कि तुम जाओ और लड़की के घर पर जाकर उसको देख कर आना, उससे मिल कर आना, लड़की को प्रत्यक्ष तरीके से दिखाइए, प्रत्यक्ष तरीके से दिखाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर जी को हमारी बात अच्छी लगी तो ये पहुंच गए अपने माता पिता को लेकर लड़की के घर। अब लड़की को पता है कि कोई देखने आने वाला है ना, तो लड़की एक स्थान का सहारा लेती है, और इस स्थान का नाम है, प्यार से मैं इसे कहता हूं काया पटल केंद्र, काया पटल केंद्र। अभी तक तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे थे कि गुरुजी इसको लड़की मत कहो, ये तो सर इतनी सुंदर है कि इसको सुंदर लड़की कहो। मैंने हाँ भी सुंदर लड़की कहो। अब हमारे कंप्यूटर जी जब इनको देखने गए, देखने के बाद इनको पता चला कि कल कंप्यूटर जी आने वाले हैं, तो इन्होंने इस स्थान का सहारा लिया, जादुई स्थान में इसको बोलता हूँ, बहुत पवित्र स्थान, इंग्लिश में से बोलते हैं ब्यूटी पार्लर। क्या बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर। इस स्थान में यहाँ से कोई प्रवेश करता है ना, और जब इससे बाहर आता है तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा बनकर बाहर आता है। लड़कों मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम कहीं भी कहीं जा रहे हो, किसी गली नुक्कड़ पर तुमको ये स्थान देखे, वहीं जूते बूते खोलकर चप्पल खोलकर वहीं ढोक देनी है, साष्टांग दंडवत। ये स्थान नहीं होता इस पृथ्वी पर, तो आपको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता। आंटी जी के साथ साथ मतलब अंकल जी के साथ साथ आंटी जी भी अपने मूंछों में एंटी लगा रही होती, ठीक है ना, आंटी जी भी सेविंग सेट करा रही होती। अद्भुत काम है, ठीक है ना, बहुत पवित्र स्थान है। कैसा स्थान है? बहुत ज्यादा पवित्र स्थान है, ठीक है ना। तो हमारे कंप्यूटर जी की जो होने वाली धर्मपत्नी थी अभी तक तो, ठीक है ना, वो जब इस स्थान में गई, जैसे ही इस स्थान में गई तो अंदर से एकदम चांद का टुकड़ा बनकर बाहर आई। सर जी इसमें क्या होता है? अरे ये स्थान अरे यहाँ अरे पुताई का कार्य होता है। जैसे अभी ना दीपावली है, दीपावली पर आपके घर की जो दीवारें होंगी जो कि सामान्यतः थोड़ी बहुत छत विक्षित होंगी, तो ना उन पर पेंटिंग मतलब पेंटिंग का कार्य चल रहा होगा, बिल्कुल लगभग मिलता जुलता कार्य यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी पुताई होती है, पीओपी। क्या होती है? पीओपी इत्यादि। बड़ा ही अभूतपूर्व, और वो ऐसी पीओपी होती है कि जिसको देखकर इंसान कोई महिला चंद्रमा बन जाए, चांद का टुकड़ा मेहताब बन जाए, ठीक है ना, मेहताब बन जाए। तो बस वही, अब जैसे ही वो चांद का टुकड़ा कंप्यूटर जी के सामने चाय की ट्रे लेकर आया, चाय की ट्रे जैसे ही लेकर आया ना, तो तुरंत कंप्यूटर जी तो वहीं पर फिसल पड़े, वहीं बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है।
मैंने इनको वहां पर भी समझाने का प्रयास किया कि इस चेहरे की सुंदरता ना शादी के एक दिन बाद आपको पता चलेगी जब चेहरा धुलेगा। नहीं माने तो क्या हुआ, कर बैठे शादी। अब वो सुंदरता इनको कल पता चलेगी, कल है करवा चौथ, ठीक है ना। कल इनको जब इनकी जेब ढीली होगी तब वो सुंदरता पता चलेगी, ठीक है ना। तो लड़की सुंदर है, फोटो को देखकर तो बोले सुंदर है, जैसे ही वो लड़की ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई वो तो बोले कि नहीं जरूरी सुंदर नहीं कहो अब इनको, अब तो ये बहुत सुंदर है। यानी लड़की जो है ना जिसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी अभी तो ये संज्ञा है, अभी तो क्या है संज्ञा। इस संज्ञा के बारे में मैंने कुछ कहा कि संज्ञा सुंदर है यानी ये लड़की सुंदर है। जो शब्द विशेषता बता रहा है इसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है इसे कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है ना। क्या कहते हैं प्रविशेषण। अच्छा कि सर मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी मैं इस संज्ञा के स्थान पर लिख सकता हूं वह, और मैं ये भी कह सकता हूं कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है ना। मैं ये भी कह सकता हूं कि वह बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो सर इस सर्वनाम की ये क्या है, ये है सर्वनाम। इस सर्वनाम की भी मैं विशेषता बता सकता हूं कि सर्वनाम मतलब ये वह बहुत सुंदर है, सुंदर में भी बहुत सुंदर है, ये हो जाएगा प्रविशेषण। ये क्या हो जाएगा प्रविशेषण, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताएगा, ये केवल विशेषण रहेगा, ठीक है ना। ये केवल इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं प्रविशेषण। किस किस को कंप्यूटर जी को देखना है, मैं दिखाऊं। कंप्यूटर जी की फोटो है मेरे पास। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़कियों के बारे में कुछ कह रहे हैं तो सभी लोग देखो दांत फाड़ रहे हैं कि गुरुजी आप हमेशा लड़कियों के ही बारे में बोलते हैं। हमारे पास लड़कों के भी खूब एग्जांपल है, तो ज्यादा लड़कियों के बारे में दांत फाड़ने का प्रयास करना मत, ठीक है ना। तुम्हारे बारे में भी हमारे पास खूब है, खूब है। लो देखो मैं अगर आपको इनके दर्शन कराऊं, इनके अगर मैं आपको दर्शन कराऊं, कौन है पता है, ये है पापा का परा कि पंछी बनूं उड़ता चलूं मस्त गगन में। ये कौन है, ये है पापा का परा। लड़कियों तुम्हारी बारी है, ठीक है ना, फाड़ो दांत। क्या इनको आदमी कहना ठीक है कि नहीं, नहीं सर नाइंसाफी होगी, आदमी मत कहिए, आदमी नहीं कहिए कि सर इनको मोटा आदमी भी कहना ठीक है कि ना 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 सर अभी भी ना मन को संतुष्टि नहीं हुई। क्यों कि जिनकी इनकी एक टांग का मतलब एक पैर का जितना वजन है ना वो मेरे पूरे शरीर से ज्यादा का वजन है, ठीक है ना। मतलब मेरे पूरे शरीर में इतना वजन नहीं होगा जितना इनकी एक पैर में है। कई बार मैं सोचता हूँ कि देखो इस बाइक पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, खूब अत्याचार हो रहे हैं इस बाइक पर इस बाइक की क्या हालत होकर रखी होगी। और सोचो अगर इसके पीछे भी इनकी धर्मपत्नी बैठ जाए तो भाई साहब बाइक तो पता नहीं क्या हो जाएगी, रोड से चिपक जाएगी एकदम, ठीक है ना। कि सर आदमी तो कहना कतई ठीक नहीं है, मोटा आदमी भी कहना सर अभी भी मन को संतुष्टि नहीं हुई तो क्या कहिए कि सर जी बहुत मोटा आदमी है। तो मैंने इस आदमी की विशेषता बताई, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताता है वह क्या होता है विशेषण, ये है विशेषण। इन शब्दों को लपेटो ठीक है ना। और ये जो शब्द है ना ये है प्रविशेषण जो कि विशेषण की विशेषता बताएगा, ठीक। इन तीन शब्दों को लपेटना है, इन तीन शब्दों को लपेटना, ठीक है। कभी हाथी, अरे हाथी वाती तो छोड़ो, पता नहीं क्या ही कहोगे तुम, ठीक है। ठीक गुरु जी पता नहीं गुरु पार्टी बदल लिया सर, नहीं नहीं पार्टी नहीं है। हम देखो आपको कंप्यूटर जी की फोटो दिखाएं, उनके बचपन की फोटो हमारे हाथ लगी, और बचपन की फोटो हाथ लगी ना तो अद्भुत फोटो है। देखो मैं दिखाता हूँ हमारे कंप्यूटर जी बचपन में कैसे थे, हमारे कंप्यूटर जी बचपन में थे, कहाँ गए देखो, ओहो हो सुंदर है ना, सुंदर भी नहीं बहुत सुंदर है, ठीक है ना। अद्भुत नजर न लगे किसी की, अद्भुत व्यक्ति हमारे कंप्यूटर जी, ठीक है ना, अद्भुत व्यक्ति, क्या बात है, नजर नहीं लगनी चाहिए। तो बस यही है हमारे कंप्यूटर जी, इसे मत बोलना कि कंप्यूटर जी देखने आगे से मत बोलना, यही है जी हमारे ठीक, पापा के लाडले हाँ यही है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, अद्भुत है हमारे कंप्यूटर मोहम्मद, ठीक है। चलिए क्यूट है एकदम। और जब ये पैदा हुए थे तो देखो ऐसे थे, ये पैदा हुए थे तो ऐसे थे, वो तो इनके घर परिवार वालों के द्वारा बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर का प्रयोग किया गया, क्रीम पाउडर का प्रयोग करने के बाद फिर ये ऐसे दिखे, ठीक है ना। अभी भी बहुत सुंदर है, ठीक है, अद्भुत है एकदम, ठीक है, एकदम कैसे अद्भुत, अद्भुत व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जी अपने टॉपिक पर, टॉपिक पर चलो तो टॉपिक पर आते हैं। अब यानी सर हमने अभी तीन शब्द सीखे, तीन शब्द सीखे मतलब एक जो शब्द हमने सीखा है वो सीखा है विशेष्य, और विशेष्य के बारे में सर मुझे पता चल गया कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाती है या तो सर वह कोई संज्ञा होगा, जैसे मैंने कह दिया कि लड़की सुंदर है, या संज्ञा के स्थान पर आने वाला कोई शब्द होगा नहीं सर्वनाम कि वह सुंदर है, ठीक है ना। या तो संज्ञा हो गया सर्वनाम, यानी जिसकी विशेषता बताते हैं या तो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम, उसे विशेष्य कहते हैं। एक शब्द होता है जो कि सर कुछ विशेषता बताएगा यानी उसे हम कहते हैं विशेषण, जैसे लड़की सुंदर है इत्यादि इत्यादि विशेषण, सर उसे हम कहते हैं सर जो शब्द विशेषता बताता है। जो ये बीपीएससी का सवाल था कि विशेष्य कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों विशेष्य हो सकते हैं, ठीक है ना। जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है, ठीक है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। प्रविशेषण के बारे में आप हम सीख चुके हैं कि प्रविशेषण का मतलब होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला। एक माना इसका मैप ड्रॉ करते हैं, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को एक बार मैप ड्रॉ करते हैं ताकि ना हम भटके नहीं मतलब कि ऐसा ना हो कि कभी कुछ पढ़ते समय किसी और टॉपिक पर आ जाए। हमारी आदत है कि पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या जरूरी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा होती है। देखो विशेषण के बिंदु पर जब भी ये मैप आपकी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए ताकि जब कभी भी आप रिवीजन करें तो आपको पता हो कि इस टॉपिक में किस किस चीज के बारे में पढ़ना है। ऐसे हमने संज्ञा को बड़ा अलग अलग आया पर सर्वनाम में बड़ा प्रकार 6 हैं, शब्द 11 हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है। विशेषण के दौरान हमें कुछ बातों पर विशेष चर्चा करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर विशेषण के अंग, क्या पढ़ेंगे विशेषण के अंग की सर विशेषण के अंग कितने हैं। अंग को ही कुछ लोग बोल देते हैं कि वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, होने के आधार पर इसके भेद कितने हैं, वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर भेद। और यहाँ हम पढ़ेंगे सर इसके दो भेद होते हैं। एक जो भेद होगा उसका नाम होगा उद्देश्य विशेषण, क्या होगा उद्देश्य विशेषण, और जो दूसरा भेद होगा उसका नाम होगा विधेय विशेषण, ठीक है ना। भी नामों से घबराना मत, ठीक है ना, एक एक नाम को क्लियर करेंगे क्या है क्या नहीं है और अच्छे तरीके से। अभी के लिए बस समझो कि हाँ कि एक उद्देश्य करके कुछ होगा और एक विधेय करके कुछ होगा। इस एक उद्देश्य विशेषण होगा और एक विधेय विशेषण होगा, ठीक है ना। उद्देश्य विशेषण को ही हम एक और नाम से जानेंगे जो एमपीपीएससी ने बस एक बार सवाल पूछा है कि विशेष विशेषण कहेंगे इसको। और एसआई की परीक्षा ज्यादा सवाल पूछती है, ठीक है ना। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी में है या कोई भी यूपी एसआई है या एमपी है तो वहां पर ये चीजें भी काम आएंगी कि विशेष विशेषण भी कहेंगे, ठीक। उसके बाद हम एक और आयाम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सर इसका प्रकार, भाई विशेषण के प्रकार कितने प्रकार पढ़ेंगे चार। एक पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, गुणवाचक तो छोड़ दो, विशेषण की एक शॉर्टकट बनती है। शॉर्टकट मतलब
हमारे कंप्यूटर जी ने अब देखो वो चेहरा देखकर शादी तो कर ली, शादी करने के बाद देखो अब जो एक से दो व्यक्ति होते हैं ना तो कई कई बार लड़ाई भी होती है। एक बार ऐसी ही लड़ाई हुई, थोड़ी सी ज्यादा हुई तो इनकी धर्मपत्नी इनसे रूठ कर मायके चली गई। ये आए रोते रोते कि सर जी, मैं कहा हाँ बोलो भाई, कि सर जी हमारी पत्नी ना रूठ कर चली गई है, कोई उपाय बताओ, आप तो ज्ञाता हो ऐसे मामलों के, आप उपाय बताओ कि कैसे उनको मनाया जाए। मैं कहा अच्छी बात है, कैसे मनाना है, मैं तब तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, हालांकि अनुभव नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं कहा क्योंकि लड़कों में एक आदत है ना अपनी भाई की, हाँ तब तो आप सही जगह आए कि हाँ बिल्कुल सही जगह है। एक काम करो, मार्केट जाओ, एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदो, गिफ्ट खरीदने के बाद अपने ससुराल जाओ और उनको मना कर लेकर आओ, उनसे उनको देखते ही सॉरी बोलना कि सॉरी मुझसे गलती हो गई और चलो अब हम घर चलते हैं, मना कर लेकर आना। ये गई, जैसे ही ससुराल में गए गिफ्ट लेने के बाद, ससुराल में जाती धर्मपत्नी का मुंह देखा या धर्मपत्नी के जैसे ही इनके सामने आई, इनकी बोलती बंद हो गई, इनसे कुछ भी ना बोला गया। तो तुरंत सासू माँ के पास आया, उनके चरणों में लिपट गई कि सासू माँ कुछ करिए ना, आप ही इनको भेज दीजिए, हमारा मन नहीं लग रहा। बाहर खड़ा था मैंने खींच लिया फोटो, सासू माँ के चरण धो कर पी रहे थे, सासू माँ के चरणों में लिपटे हुए थे। तो मैंने वहीं से एक शॉर्ट ट्रिक बना दी। क्या एक शॉर्ट ट्रिक बनती है सर इसकी, सास के पग धो, क्या बनती है कि ये सास के पग धो रहे थे, सास के पग पग धो रहे थे। कौन? हमारे कंप्यूटर महोदय जी, हमारे कंप्यूटर महोदय यानी हमारे सीएम साहब, ठीक है, हमारे कंप्यूटर महोदय सास के पग धो रहे थे। तो यहाँ से क्या शॉर्ट बनता है, सास से बनता है, एक पढ़ेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? सार्वनामिक विशेषण, ठीक, सार्वनामिक विशेषण पूरा लिख देना, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। सार्वनामिक के बाद एक पढ़ेंगे संख्यावाचक, और यही दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, संख्यावाचक सर एक विशेषण पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। पा से पढ़ेंगे सर हम परिमाणवाचक विशेषण, क्या पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। और एक पढ़ेंगे गा से गुणवाचक विशेषण, कुल मिलाकर 4 पेज इसके पढ़ने हैं, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण इसके पढ़ेंगे। सास के पग दो, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, सास के पग दो। उसके बाद सर हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे सर इसकी अवस्था, विशेषण की अवस्था। अवस्था पढ़नी है हमें 3 प्रकार से, यानी जैसे हम बोलते हैं डिग्री जो होती है सुपरलेटिव कंपैरेटिव, उसी को अवस्था बोल देते हैं। पहले पढ़ेंगे सर मूल अवस्था, मूल अवस्था, फिर पढ़ेंगे सर हम उत्तरावस्था। अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी इतना सब कुछ पढ़ना है क्या? अरे कुछ नहीं है रे, ठीक है ना, हम है तो है, बहुत सरल है, ठीक है ना, उत्तरावस्था उत्तरावस्था, ठीक है ना, उत्तम 3 अवस्था से यहाँ पर पढ़ेंगे। तब हम कहेंगे कि विशेषण पर हमारी पकड़ मजबूत हुई। ये तो बहुत सरल है, ये भी सरल है। यहाँ पर बस आपको दिमाग लगाने का प्रयास करना होगा सार्वनामिक पर और संख्या पर, बाकी सब सरल है, ठीक है ना, बिल्कुल सरल है। थोड़ा अगर क्लास में दिमाग सक्रिय रहेगा ना तो बिल्कुल सारी की सारी चीजें सरल है। ठीक, शुरू करते हैं कहाँ से? शुरू करते हैं सर यहाँ से। अब देखो इसको जब पढ़ेंगे तो इसको 2 प्रकार से और पढ़ेंगे, इसको 2 प्रकार से पढ़ेंगे, इसको 2 प्रकार से पढ़ेंगे। हालांकि गुणवाचक विशेषण के कोई भेद नहीं होते, लेकिन कहीं-कहीं 7 भेद देखने को मिलते हैं। जब पढ़ेंगे तब इसको स्पष्ट करेंगे कि कब सात है कब क्या है। अब इसको पढ़ेंगे सर इसके अंग, और अंग को ही कह देते हैं वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर विशेषण के भेद। कि कोई भी विशेषण जो वाक्य में प्रयोग होगा 2 तरीके से होगा, उद्देश्य विशेषण जिसको विशेष विशेषण भी कहते हैं, और एक होगा विधेय विशेषण, ठीक है ना। अंतर क्या है? अंतर ये है कि देखो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि सर हमें विशेषण सीखना है, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है कि सर हमें विशेषण को सीखना है। उद्देश्य विशेषण में पहले विशेषण प्रयोग होगा किसी भी वाक्य में। अगर कोई वाक्य लिख रहा हूं मैं और उसमें पहले विशेषण का प्रयोग कर दिया और जिसकी विशेषता बता रहा हूं वह बाद में प्रयोग है, यानी विशेष्य। विशेष्य कौन? जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह अगर बाद में प्रयोग है तो उस स्थिति को कहते हैं विशेष्य विशेषण। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। जैसे मैंने अगर एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा नीला कमल, क्या लिखा मैंने? नीला कमल। तो मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं? मैं विशेषता बता रहा हूं कमल की, कि कमल कैसा है? कमल है नीला। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है विशेषण। यानी हमारा उद्देश्य विशेषण सीखना, उद्देश्य में सबसे पहले विशेषण आता है, उद्देश्य में सबसे पहले विशेषण और ये विशेष्य बाद में। इस तरीके से अगर किसी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया होगा तब तो वह स्थिति किसकी होगी? या तो उसको विशेष विशेषण कह देना, ये ऐसा ही पूछती है, इससे पीसीएस सवाल पूछती है, हालांकि बात एक ही है, लेकिन पीसीएस इस नाम को पूछती है, ऐसा ही पूछती है इस नाम को, ठीक है ना। विशेष विशेषण भी कहते हैं और इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, ठीक। सरल चीज है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ना पता हो ना तो सरल चीज भी कई बार एग्जाम में कठिन लगती है, ठीक है ना। अच्छा, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण का मतलब क्या है? विधेय विशेषण इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब इससे पहले यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? पहले सर विशेष्य का प्रयोग होगा और सर बाद में यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? विधेय का। किसका प्रयोग होगा? विधेय का। पहले सर माफी चाहूंगा, पहले विशेष्य का, फिर सर यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसी को उल्टा मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं कि लड़की सुंदर है, या कुछ भी लिख दिया मैंने, लड़की सुंदर है, तो मैं किसकी विशेषता बता रहा था? लड़की की। जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, जो विशेषता बताने वाला शब्द वो विशेषण है, यानी पहले विशेष्य बाद में विशेषण। कुछ सवालों का उत्तर बताओ जरा, कुछ सवालों का उत्तर बताओ। देखो यही है, कल तो भाई साहब ऐसी स्थिति होगी ना, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। कल सभी की सभी जो धर्मपत्नियां होंगी जिनकी भी शादी हुई है, वो कल करवा चौथ है, कल सभी मेकअप वेकअप या फिर सब कभी श्रृंगार करके एकदम अच्छे से तैयार होंगी, और केवल लड़कों का एक ही काम होगा, तू खींच मेरी फोटो। लड़के बन जाएंगे कल कैमरामैन। या कहीं भी जब घूमने जाते हैं ना लोग, तो घूमने जाने पर ना इनको मान लो हमारे कंप्यूटर जी, ठीक है ना, और ये है उनकी धर्मपत्नी, शांति ही शांति है, ठीक है ना, जीवन में क्या है? शांति शांति है। तो कंप्यूटर जी बिल्कुल बन जाएंगे क्या? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच ले मेरी फोटो, ठीक है ना। अच्छा, कि अगर हमारे कंप्यूटर जी ऐसे बोलने की हे देवी, कि देवी, देवी आप तो बड़ी सुंदर है, ऐसे बोलने की आप बहुत सुंदर है, आप बहुत, देवी आप तो बहुत सुंदर है। तो इस वाले बात में बताओ कि वाक्य प्रयोग की दृष्टि से, या कि सर इसी को मैं अंग बोलता हूं, क्या बोलता हूं? अंग। उद्देश्य विशेषण होगा कि विधेय विशेषण? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहा जाता है उद्देश्य विशेषण, तो हमारा उद्देश्य क्या है? विशेषण सीखना। इस नाम से ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य विशेषण सीखना, तो सर विशेषण पहले आएगा उद्देश्य विशेषण में, और बाद में क्या होगा? बाद में सर विशेष्य होगा। एक और था सर जिसका नाम था विधेय विशेषण, और विधेय, देखो मेरी राइटिंग खराब है मैं मानता हूं, विधेय विशेषण की राइटिंग के अलावा बाकी की सब चीजें ठीक ठाक थी हैं, मतलब अभी सीख ही रहे हैं, है ना। विधेय विशेषण का मतलब क्या? विधेय विशेषण का मतलब पहले यहाँ पर विशेष्य होता है, विशेष, और बाद में क्या होगा? बाद में सर विशेषण होगा। इसकी उल्टी विपरीत। देखो मैंने किसको सुंदर कहा? सर मैंने किसी सर्वनाम की विशेषता बताई, या तो संज्ञा हो सकती है, या तो लड़की होगी, या लड़की के स्थान पर आने वाला कोई शब्द यानी सर्वनाम होगा। इसकी विशेषता बताई ये सुंदर है, यानी पहले सर जिसकी विशेषता बता रहा हूं वह प्रयोग हो रहा है। पहले क्या है? पहले सर विशेष्य है, बाद में सर इसके विशेषण का प्रयोग है। बाद में अगर इसके विशेषण का प्रयोग है तो कौन सा अंग होगा, या वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर कौन सा भेद है? उत्तर बताओ। उद्देश्य की विधेय, विधेय होगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा होगा ये? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय। कि सर ये विधेय विशेषण होगा, ध्यान रखिएगा। और यही चीज अगर उल्टी लिखी होती तो सर इसको उद्देश्य विशेषण करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, जैसे देखो यहाँ देखो, मैंने कहा कि लाल मिर्च है, या हरा धनिया है, या नीला गगन है। पहले किसकी विशेषता बताई? मैंने मिर्च की विशेषता बताई, मिर्च होगा सर विशेष्य, हो जाएगा विशेष्य। मिर्च क्या है? विशेष्य। मिर्च कैसी है? मिर्च है सर लाल, ये होगा सर विशेषण। सर पहले विशेषण का प्रयोग किया है आपने, बाद में विशेषण का प्रयोग। पहले विशेषण, हमारा उद्देश्य क्या है? विशेषण सीखना, उद्देश्य विशेषण है। क्या होगा जी? उद्देश्य विशेषण होगा सर। और उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम, उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम है विशेष्य विशेषण, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य विशेषण का दूसरा नाम विशेष्य विशेषण, ठीक। उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य का नाम है विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होगा? विधेय विशेषण में ये चीज पहले लिखी होगी और ये विशेषण बाद में लिखा होगा, सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। समझो वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर विशेषण आपके कंप्लीट, ठीक है ना, विशेषण आपके कंप्लीट वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, ठीक। इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार क्लास को फिर से देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। या समानता, एक काम करिएगा, अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम वाली क्लासेस नहीं करी है उनको करिएगा, ठीक है ना, उनको करिएगा, ठीक ठीक, क्लियर? आप क्या करो,
एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है ना? एक स्टेप आगे चलते हैं। इन सभी में उद्देश्य होगा, देखो यहाँ पर क्या है, पहले विशेषण है, बाद में विशेष है, पहले विशेषण बाद में विशेष है, पहले विशेषण बाद में विशेष है, ठीक है ना? लड़के तो ईमानदारी होते हैं, बड़े ही सौम्य से होते हैं लड़के, ठीक है ना? बड़े ही सौम्य से लड़के होते हैं, क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पर सर अगर हम देखने का प्रयास करें ना इसको, कहाँ गया जी हमारा? कहाँ गया? ये रहा अंक। ये स्थिति क्लियर हो गई। अब बारी आती है सर विशेषण के प्रकार की, सास के पद दो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्यावाचक को, जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है सार्वनाम में। इन दो में ही दिमाग लगाने का प्रयास करना, इसको पढ़ेंगे सबसे आखिर में, पहले इनको कवर करते हुए आते हैं, ठीक है ना? पहले संख्यावाचक को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं संख्यावाचक को, या पहले गुणवाचक को पढ़ लें, किसी को भी पढ़ लो, पढ़ने आपकी, चलो पहले गुणवाचक से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? गुणवाचक से। और गुणवाचक से शुरू कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा गुणवाचक 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 गुणवाचक। देखो ये रही जी विशेषण के अंग, क्या है? ये है विशेषण, जिनको अभी पढ़ाया हमने। उद्देश्य को ही विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण अलग है, ठीक? मैंने कहा उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? किताबी भाषा है, कोई मतलब भी तो है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए उद्देश्य का मतलब, हमारा उद्देश्य पहले विशेषण सीखना। इतनी सारी बातों का निचोड़ ये है कि सर पहले विशेषण होगा, बाद में विशेषण, ठीक? अच्छा, मैंने कहा देखो यही है वो दीदी, अंची बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में, 10-20 लोगों को डेली हॉस्पिटल भेजते हैं, हेलमेट भी नहीं है, और समानतः इनसे अगर आप कुछ भी कहो मानने को तैयार नहीं। देखो दीदी जो होती है ना, उन्हें पता नहीं क्या है कि स्कूटी को ना पैरों से रोकने का कार्य करती हैं। उनको ये इस बात का अभाव, मतलब पता नहीं, जानकारी नहीं है क्या कि ब्रेक भी होती है स्कूटी में, स्कूटी ब्रेक से रुकती है, पैरों से नहीं। दीदी अगर आप में से भी कोई अगर स्कूटी चलाती हो तो कृपया करके लड़कों को बख्शने का कार्य करिए। बख्शने का मतलब कि समानता, उनको, वो भी आपके भाई के ही समान है, ठीक है ना? तो कृपया करके उनकी जान को बख्शने का प्रयास करिए। स्कूटी जो रुकती है ना, वो रुकती है ब्रेक से, पैरों से नहीं, पैरों से नहीं। ये बात तो मैंने खुद देखने का भी अनुभव किया है, मैंने खुद देखा है। एक बार देखो मेरे पास भी बाइक है, मैं खूब बाइक चलाता हूँ, लेकिन बाइक चलाते हैं बड़े प्यार से, ठीक है ना? प्यार से मतलब ज्यादा तेजी से नहीं, आराम से, ठीक है ना? एक बार मैं बाइक चला रहा था, बगल में एक दीदी स्कूटी से गई, तो उनका ना स्कूटी का स्टैंड लगा हुआ था, तो मैंने कहा था कि दीदी स्टैंड, दीदी स्कूटी पर खड़ी हो गई, मैंने कहा दीदी वो वाला स्टैंड नहीं कि आप स्कूटी पर खड़ी हो, मैंने कहा कि आपका स्टैंड लगा हुआ है। ये अच्छा भैया सॉरी, तो तब जाकर वो स्टैंड उन्होंने ठीक किया। अद्भुत कार्य है दीदी के, ठीक है ना? तो लोगों को समानता बचाते हुए गाड़ी चलानी है, गाड़ी हो या फिर स्कूटी हो, और अगर लेफ्ट का इंडिकेटर देना है तो लेफ्ट को ही गाड़ी जानी चाहिए, राइट का देना है तो राइट को ही, ठीक है ना? ताकि पता नहीं कि आपके चक्कर में कहीं कोई और ऊपर ना पहुंच जाए, ठीक है ना? समानता आप सभी समझदार है, आप जानते हैं कि आप क्या करना है, लेकिन फिर भी चलाते हो क्या आप भी ऐसी गाड़ी, ध्यान से चलाया करना, ठीक है ना? मैं अपनी उंगली टूट चुका हूँ, मैंने कल भी जानकारी दी थी इसके बारे में, ठीक है ना? ये है दीदी। विधेय विशेषण का मतलब क्या है कि सर अगर वो पहले विशेष होगा, बाद में उसका विशेषण, ये विधेय है। अब सर आगे चलते हैं गुणवाचक पर, इस पर चलते हैं साहब। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, सार्वनामिक, इसी संकेतवाचक कहेंगे आगे। पहले पढ़ते हैं गुणवाचक को। गुणवाचक का मतलब क्या है? ध्यान देखो कि गुण का मतलब केवल एक ही होता है कि जहां से संज्ञा एवं सर्वनाम के गुणों का बोध हो। गुण मतलब कि गुण के रूप में अच्छी बात नहीं, या तो रंग का पता चल जाए, या आकार का पता चल जाए, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध हो। दोष का भी अगर बोध होगा ना, तब भी गुणवाचक ही होगा। जैसे मैं कहूं कि भाई बच्चा बहुत सुंदर है, बच्चे की विशेषता क्या है? बच्चा बहुत सुंदर है, ठीक है ना? बच्चा बहुत सुंदर है, तो बच्चे की विशेषता बता रहा हूं, सुंदर है, तो ये उसका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना? विशेषण किसको लिखा है? गुणवाचक का, ठीक है ना? पूरी डॉक्टर को भी चाहिए, अच्छा ठीक है ना? परसेंटेज, हाँ, अच्छा ये भी होगा। ये तो बच्चा कैसा है? बच्चा है सुंदर। देखो पुराने जमाने के गाने कितने अच्छे हुआ करते थे कि ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, कि गोरी है कलाइयां, दिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। पुराना जमाना कितना सस्ता हुआ करता था कि 10-20-50 रुपए की चूड़ी आई, नायक गया बाजार और उसने 10-20 रुपए की चूड़ी ली और नायक को गिफ्ट कर दी, या अपनी महिला मित्र को गिफ्ट कर दी। अब महिला ना पूरे समाज में गा रही है कि देखो मेरा जो पति है, या मेरा जो प्रेमी है, या जो मेरा चाहने वाला है, वो कितना अच्छा है। बाजार गया था, 10 मतलब चूड़ियां लाया है हरी हरी, तो लड़की खुश है कि देखो मुझसे कितना प्रेम करता है। उस प्रेमी को आज के जमाने में लाओ, आज के गाने हैं बेबी कैंडी, पहले जगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा। अच्छा दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, कि भाई साहब पुराना वाला जमाना बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा सस्ता था कि 10-20-50 रुपए की चूड़ी आई, हरी हरी चूड़ी दे दी, लड़की खुश, खूब आदमी भी खुश, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, लड़की भी खुश। लेकिन आजकल दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, बीबी कहती पहले जगुआर लूंगी, ठीक है ना? अब देख पूछो ही मत, अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने पहले कहा इस आज की क्लास में जो कही जाने वाली बात है उसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? केवल आपको समझाने के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। देखो आप थके हुए तो समानता थोड़ी बहुत इज्जत आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छी बात है कि कहीं कि नहीं सर जी आप ऐसा कैसे सकते हो लड़कियों के बारे में, ठीक है? नहीं लड़कियों के बारे में थोड़ी है ये बात, ये बात सकते हैं, ठीक है? दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा आजकल के गाने नहीं है क्या? खूब है आजकल के गाने, ठीक है ना? कि सर गोल कमरा है, क्या है गोल कमरा? कमरा कैसा है? गोल। तो कमरे का आकार पता चला, इसका रंग पता चला, कमरे का आकार है गोल। दयालु औरत है, बिल्कुल औरत तो दयालु होती है। ऐसा समझने वाले पति बहुत जल्दी गरीब होते हैं। ऐसा समझने वाले पति, औरत बिल्कुल दयालु होती है जब तक माता के रूप में हो। जैसी पत्नी बनने के बाद तो जिस आदमी ने सोच लिया कि औरत दयालु है, समझो उसके गरीब होने वाले दिन आ गए, ठीक है ना? उसके गरीब होने वाले दिन आ गए। तो सर आदमी कैसा गरीब है, मकान कैसा है, मकान पश्चिमी है, ठीक है ना? ये सब उसके गुण है, ठीक है ना? मतलब ईमानदार लड़की है और मूर्ख लोग हैं, ठीक है ना? लड़कियां ईमानदारी होती हैं सच में। लोग कैसे होते हैं? लोग होते हैं मूर्ख। लोग कैसे होते हैं? लोग होते हैं मूर्ख, धन के, है ना? सही कंप्यूटर जी को समझा रहे हैं आप, ठीक है ना? कंप्यूटर जी को समझा रहे हैं, तो ये आपकी क्लास में बोर नहीं होती, अच्छी बात है, ठीक है ना? बोर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? बोर होना ही नहीं चाहिए। चलो आगे चलो, ये सभी है गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना? गुणवाचक विशेषण मतलब तो यहाँ पर मैप पर अगर हम आपके चलें तो मैप से सर हमें ये पता चलता है कि ये जो गुणवाचक विशेषण है, अभी इसको छोड़ो कि सर ये साथ होता है क्या होता है, कभी थोड़ी देर के बाद हम बातचीत करेंगे। गुणवाचक विशेषण में सर या तो संज्ञा, ठीक है ना, या किसी सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम यानी जिसको मैं विशेष्य कहता हूँ, क्या कहता हूँ? विशेष्य, यानी विशेष्य के रंग रूप या उसके आकार या गुण या दोष, इस सभी का जो पता चलेगा ना उसे हम कहते हैं गुणवाचक। दोष का भी, जैसे मैं कह दूं कि बुरा लड़का है तो लड़के का दोष पता चला कि लड़का बुरा है, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण नहीं है कि लड़का कैसा है आपको पता चला कि सर या उसके दोषों के बारे में पता चला, ठीक है? वो सभी क्या होंगे? गुणवाचक। अब अलग अलग कैटेगरी के आधार पर ना इसके अलग अलग भेद बता दिए गए हैं। भेद तो इसके बहुत है, ठीक है ना? भेद इसके बहुत है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने कह दिया, यहाँ पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ, एक सेकंड बस, ठीक है ना? अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, कैसा कह दूं? मैं अगर आपसे ऐसा कह दूं, मैं कह दूं कि खुशबूदार है, कि भाई ये जो फूल है खुशबूदार है, तो फूल की विशेषता बता रहा हूं कि मैं फूल खुशबूदार है, गुणवाचक होगा। गुणवाचक में फिर मैं उसको कह दूंगा कि सर मुझे गंध बोधक है, गंध के बारे में पता चला, खुशबूदार है, सुगंधित है, बदबूदार है, तो सर गुण बोधक तो है, गुण बोधक में गंध बोधक।
ध्यान से सुनो, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा शब्द वैसा उत्तर। जैसे मैं कह दूं बदतमीज है कि यह लड़का बदतमीज है, लड़की की विशेषता पता चली, उसका गुण पता चला कि यह बदतमीज है, गुणवाचक विशेषण में सब फिर उसके दोषों का पता चला, ठीक है ना। जैसा शब्द वैसा उत्तर। मैंने कहा कि भाई बहुत भद्दा है या बहुत सुंदर है, कि लड़का बहुत सुंदर है या लड़का बहुत भद्दा है, तो सही गुणवाचक विशेषण होगा, लेकिन गुणवाचक विशेषण में ना मुझे रंग का पता चला या मुझे काला पीला नीला इत्यादि इत्यादि का पता चला। मैं अगर कह दूं कि मद्रासी है, कि मैं कह दूं पंजाबी है, तो सर अगर कहता हूं कि यह व्यक्ति पंजाबी है तो व्यक्ति की विशेषता पता चली कि व्यक्ति पंजाबी है, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन गुणवाचक में स्थान का बोध करा रहा है। मैं कह दूं मखमली है, मुलायम है, गुणवाचक है कि मैं कहूं कि मखमली कपड़ा है, कपड़े की विशेषता पता चलती है कि कपड़ा मखमली है, गुणवाचक होगा। गुणवाचक में फिर इसको कह दिया जाएगा स्पर्श बोधक कि हां भाई कि मखमली है या मुलायम है, छूकर पता चला स्पर्श बोधक है, ठीक है ना। यानी इसको रटने की आवश्यकता नहीं कि सर जी गुण बोधक भी होगा, दोष बोधक भी, कुछ नहीं, जैसा शब्द वैसा उत्तर। मैंने कहा कि यहाँ पर देखो अंडाकार है, अंडाकार मतलब गुणवाचक है, गुणवाचक में कौन सा होगा सर, मुझे आकार का पता चला। जैसे अभी हमने एक सवाल किया था, देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि कमरा गोल है, तो मुझे पता चलता है कमरा गोल है, गुणवाचक होगा, लेकिन गुणवाचक की अवस्था है कि सर मुझे किसके बारे में पता चला, आकार के बारे में। ये बात स्पष्ट हुई? बोलो ये बात स्पष्ट हुई? ठीक, ये बात स्पष्ट हुई? हाथ खड़ा करो। स्पष्ट? अभी तक जो बातें बताई हैं वो पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत। पल्ले पड़ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, पल्ले पड़ी, ठीक। यानी सर अब इसके बाद की स्थिति आती है ना, अब इसमें गुणवाचक में इसके कुछ व्याकरण 7 भेद और मानते हैं, कितने मानते हैं 7। अब उसको शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब उसको शुरू करेंगे कल, क्योंकि वो एक लंबा विषय है जो कि 6-7 मिनट में भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी 6-7 मिनट में नहीं होगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे संख्यावाचक, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे संख्यावाचक। अभी के लिए अगर आपका कोई सवाल है या अगर आपको हमारे कंप्यूटर जी से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुझसे या हमारे कंप्यूटर महोदय जी से, तो कंप्यूटर महोदय जी का फोटो और दिखाओ, फोटो दिखाओ, कंप्यूटर जी का फोटो कहाँ गया रे, ये रहा कंप्यूटर जी का फोटो, ये रहा। ओहो भाई साहब, मैं जब इस फोटो को देखता हूं ना, दिल खुश हो जाता है मेरा, ठीक है, एकदम ऐसा दिल होता है कि पूछो ही मत, ठीक है ना। अद्भुत है हमारे कंप्यूटर जी साहब, अद्भुत से भी कम है, मतलब अद्भुत से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, कह नहीं सकते हम कि क्या है हमारे कंप्यूटर जी। चलो किसी का कोई डाउट है तो आप पूछो, ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ठीक है ना। चलिए फोटो दिखाओ सर, फोटो दिखा, ये ले लो भाई फोटो। बेचारे कंप्यूटर जी का एक ही कार्य है, बेचारे कहीं जाएंगे सबसे पहले इनकी जो धर्मपत्नी है वो आएगी, समझनी है। इस विधेय विशेषण को विशेष विशेषण से मैच मत करना, दोनों नाम अलग अलग है तो दोनों अलग अलग प्रयोग होंगे। उद्देश्य विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, विशेषण पहले होगा विशेष बाद में। यहाँ पर क्या होगा, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या होगा, पहले विशेष होगा, यानी जिसकी विशेषता बताते हैं या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, वो पहले होगा और जो विशेषता बताने वाला शब्द वो बाद में। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कहूँ नील गाय, क्या कहूँ मैं, नील गाय, तो सर मैं गाय की विशेषता बता रहा हूं कि गाय नीली है, लेकिन ये जो नीली शब्द है ना ये पहले आया है, पहले आया है कौन, विशेषण, पहले सर हमारा विशेषण प्रयोग हुआ है, तो पहले विशेषण है बाद में विशेष है, गाय की विशेषता बताई ना, ये तो होगा विशेषण, ठीक है ना, गाय विशेष है, संज्ञा है। ये वाली स्थिति होगी उद्देश्य विशेषण की। यहाँ से पीसीएस पूछती है इस नाम से पूछती है दरोगा की परीक्षा, है दोनों एक ही, ठीक है ना। विधेय विशेषण में अगर मैं पूछ दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि गाय नीली है, क्या लिख दूं मैं, गाय नीली है, वही बात थी लेकिन थोड़ी सी उल्टे तरीके से लिख दी गई। यहाँ पर पहले क्या है, पहले है विशेष जिसके बारे में कह रहा हूँ, नीली क्या है, यह विशेषण के बाद में, ठीक, ठीक है। अच्छा पहले मुझे 2-3 बातें क्लियर करो, क्या मैं टीम से बातचीत करूं कि बीच में आपको आधे घंटे का समय दिया जाए, हाँ ना, चाहते हैं आपकी नहीं, क्योंकि मैं टीम से बात करूंगा तब जब आप कहेंगे, ठीक है ना, जब कौन कहेगा, आप कहेंगे। 30 मिनट का टाइम, या पहले तो मैं देखता हूँ कि आपके बैच में कितने घंटे की क्लासेस अभी चल रही हैं, कैसे कैसे हैं, मुझे प्लानर ही नहीं पता, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ। एक मिनट। नहीं हूँ कि आपको साइंस पढ़ा दूं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर लड़कों, ध्यान से सुनो, किसी लड़की को अगर देखने जाओ ना तो सामान्यतः उसके बाहरी आवरण रंग रूप को देखकर अगर आप मोहित हो गए तब तो समझो कि वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता मन की होती है और मन की सुंदरता जो है ना वो 1-2 दिन में पता नहीं चलती, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि उसके मन में क्या है, कि समानता सुंदरता तो मन की ही होती है, मन पहचानने का प्रयास करना। लड़कियों आप भी कि सर लड़का हैंडसम है और लड़का ये है, उसके मन में क्या है, मन टटोलने का प्रयास करना, तब सुंदरता का आकलन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए। चलिए विशेषण का हमने पढ़ा, विशेषण का एक मैप हमने ड्रॉ किया होगा, हमने देखा होगा कि विशेषण के साथ अंग, क्या हमने अंग पढ़ लिए थे क्या, कि विशेषण के अंग या इसी को सर वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर भेद बताया था, कि वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर सर इसके भेद थे, 2 भेद थे। एक था सर जिसका नाम निकल कर आया था उद्देश्य विशेषण, और एक था सर जिसका नाम था विधेय विशेषण, ठीक है ना। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण 2 करके थे। उद्देश्य विशेषण का एक और नाम बता दिया होगा मैंने कि सर इसी को हम विशेष विशेषण भी कहते हैं, जहां पर पहले विशेषण आता है बाद में विशेष्य, ठीक नहीं हुआ है। विशेषण के अंग अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, अच्छा, लेकिन मुझे तो याद है कि शायद थोड़ा थोड़ा बहुत कि शायद कवर करवा दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि गुणवाचक विशेषण भी शायद मुझे याद है, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण की भी शायद थोड़ी बहुत याद है। हो गया तो ठीक है कि सर जी हमने ना गुणवाचक विशेषण को भी शायद पढ़ा था कि इसके सर हमने पढ़े थे प्रकार कितने होते हैं, प्रकार में सर 4, सास के पद 2, और सास के पद 2 में सर एक तो आता था सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एक दिन लेकर चला जाएगा ये आपका सार्वनामिक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सर संख्यावाचक, संख्यावाचक के साथ सर एक है सर परिमाणवाचक विशेषण, और परिमाणवाचक के बाद की स्थिति क्या थी, गुणवाचक और गुणवाचक विशेषण में सर हमने क्या पढ़ा कि सर लड़की सुंदर है, गरीब आदमी है, ठीक है ना, लाती मुझे हरी हरी चूड़ियां तो चूड़ियों का रंग पता चला। 6 भेद भी, अरे 6 भेद नहीं होते, 4 होते हैं, ठीक है ना, कितने भेद होते हैं, 4, 4 में से शायद गुणवाचक विशेषण हो चुका है, संख्यावाचक शुरू करवाना था, ठीक है ना, संख्यावाचक शुरू करवाना था, क्या शुरू, संख्यावाचक शुरू करते हैं, ठीक है ना, संख्यावाचक। अब देखो ध्यान से पढ़ना कि सर विशेषण का अगला जो भेद निकल कर आ रहा है वो आ रहा है संख्यावाचक, क्या है संख्यावाचक, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, पूरा ध्यान से सावधान से, ठीक है ना, उस भेद का नाम है सर संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। अब संख्यावाचक विशेषण को समझने के लिए क्या, देखो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, या संज्ञा की या सर्वनाम की, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य या तो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम, जैसे मैं कह दूं लड़की सुंदर है तो या तो सर मैं लड़की की विशेषता बताऊंगा जो भी संज्ञा है, या मैं कह दूं कि वह सुंदर है या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। तो सर जहां से संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले, जैसे हमारे कंप्यूटर जी का हम खूब भरकस मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, खूब उनके बारे में बोलते हैं कि उनके जीवन में शांति ही शांति है। कल की बात है सर, कल तो उनके जीवन में शांति ने अशांति उत्पन्न कर दी होगी, ठीक है ना, कि गिफ्ट लाओ वरना अभी व्रत तोड़ो, ठीक है, बस वही है कि सर अगर कंप्यूटर जी मुझे कहीं पर मतलब मुझसे बोलते हैं कि गुरुजी अच्छा नहीं करते हो, आपकी बड़ी क्लास में हमारा मजाक बनवाने का प्रयास करते हो, किसी दिन मिलना गली मोहल्ले में, गली मोहल्ले में आज वही दिन आ गया कि ये कि हम इनको अकेले मिल गए किसी गली मोहल्ले में, और ये आए और आने के बाद 4-5 लड़के लाए थे, और 4-5 लड़के लाने के बाद
हमें वहीं पर लपेट दिया तो मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने कहा कि साहब कि दरोगा साहब कि कंप्यूटर जी और उनके साथ कुछ लड़के थे। मैंने क्या कह दिया कि सर जी कुछ लड़के थे उनके साथ। क्या कहा मैंने उनके साथ कि सर कुछ लड़के थे जी उनके साथ, कुछ लड़के। तो यानी सर मैं इस संज्ञा की संख्या बता रहा हूँ कि कुछ लड़के, लेकिन कितने थे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैंने गिन लिए कि कंप्यूटर जी थे और वह 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4। तो संख्या तो सर हम ऐसे बता सकते हैं, या तो सर मैं निश्चित संख्या बता दूं या मुझे पता ही ना चले कि कितनी संख्या है। मैंने अगर चलते समय पेड़ गिन लिए कि 10 पेड़ लगे हैं, तब तो सर ये निश्चित संख्या होगी, और मैं बोल दूं कुछ पेड़ लगे हैं तो सर ये अनिश्चित संख्या होगी। यानी इस कैटेगरी को सर हम कहते हैं निश्चित संख्या। क्या कहते हैं? पूरा ध्यान से मैं बोल रहा हूं, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना? थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे, आपको जरूरी है, लेकिन ध्यान रहेगा अगर आपका क्लास में, तब तो समझ पाओगे, अन्यथा चीजें हाथ से जा सकती हैं। पूरा ध्यान क्लास में, जितना सरल हो सकता है उतना सरल बताने का प्रयास करता हूं कि सर इसको हम कह देंगे निश्चित संख्यावाचक। यहां से सर निश्चित संख्या के बारे में पता चले। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ लड़के हैं तो सर इसको कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसको क्या कह देंगे सर हम? अनिश्चित संख्यावाचक। किसी संख्या के बारे में बोध तो हुआ, लेकिन निश्चित संख्या नहीं थी, ठीक है ना? निश्चित संख्या नहीं थी साहब, ठीक है ना? अनिश्चित संख्या थी, ठीक, अनिश्चित संख्या थी, ठीक है। अब दिक्कत ये हो गई कि सर जी अगर ऐसी संख्या आ जाएंगी तब तो मैं कर दूंगा कि सर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और ये अनिश्चित संख्यावाचक है। दिक्कत कहां होगी? दिक्कत ये होगी कि सर इस निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अलग से 5। कौन-कौन से? कि सर इसके अलग से 5 भेद होते हैं और एक भेद का नाम है कि अगर संख्या ऐसे लिखी हो, अब ध्यान लगाओ पूरा, कि अगर संख्या ऐसे लिखी हो कि मैंने गिना है कि भाई 1 लड़का था या 2 लड़का था या फिर 3 लड़के थे, इत्यादि इत्यादि, ऐसी कोई संख्या लिखी हो, ऐसी कोई संख्या लिखी है तो सर उसे कहते हैं गणनावाचक। उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक। यानी सर संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक में निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या के 5 भेद होते हैं, 5 में से एक है गणनावाचक, ठीक। मैंने कहा अगर संख्या ऐसी लिखी हो कि राम का स्थान कक्षा में दूसरा है, राम का स्थान कक्षा में तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इत्यादि इत्यादि है, ठीक है? तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो सर ये भी संख्या है, निश्चित संख्या है, लेकिन इसे कहा जाता है क्रमवाचक। क्या कहते हैं इसको? क्रमवाचक, ठीक। मैं कहूं कि राम की आय श्याम से दुगनी है, राम की आय श्याम से तिगुनी है, सर ये भी संख्या लिख रही है, तिगुनी है, लेकिन ये संख्या कैसी है? ये संख्या है आवृत्तिवाचक। निश्चित संख्या है, निश्चित में सर आवृत्ति हो रही है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, 1000 गुनी है, 10,000 गुनी है, ऐसी आवृत्ति, तो सर ये भी आवृत्ति है, लेकिन सर फिर इसको कहा जाएगा आवृत्तिवाचक, क्योंकि सर यहाँ से हमें आवृत्ति के बारे में पता चला। अगर कोई संख्या ऐसी लिखी जाए कि तुम दोनों लड़के कल कहाँ गए थे, जैसे कि सर तुम दोनों लड़के कल कहाँ थे, तुम तीनों लड़के कल कहाँ थे, तुम चारों कल कहाँ थे, ऐसी कोई संख्या लिखी जाए तो सर ये ना ग्रुप में गए हैं, दोनों हैं 2 ही, लेकिन ग्रुप का बोध हो रहा है, तीनों हैं 3 ही, लेकिन ग्रुप का बोध हो रहा है। इस संख्या को कहा जाता है समुदायवाचक। क्या कहते हैं? समुदायवाचक, कि सर ये ग्रुप में गए हैं सभी, समुदायवाचक। इसके अलावा एक और संख्या होती है सर, एक और संख्या मतलब अगर कोई संख्या ऐसे लिख दूं मैं, देखो इस वाले को मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, 5वें भेद को मैंने यहाँ पर लिखा, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो कि भाई हर एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, या मैं इन संख्याओं को रिपीट कर दूं कि भाई तुम 8 रसगुल्ले खा गए, तुम 8 रसगुल्ले, यानी आप हर एक को गिन रहे थे, हर एक को गिन रहे थे, तो इसको कहते हैं प्रत्येकवाचक। क्या कहते हैं? प्रत्येकवाचक। ध्यान रखिएगा कि मैं कहूं कि हर एक को पढ़ना चाहिए या तुम 8 रसगुल्ले खा गए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रत्येकवाचक। ध्यान से समझो, संख्यावाचक विशेषण जहां से संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध होगा वो होगा। संख्या हम या तो निश्चित संख्या बता सकते हैं कि भाई 4 थे, 10 थे, 50 थे, या सर संख्या के बारे में निश्चित जानकारी नहीं होगी। निश्चित संख्यावाचक नहीं है तो सर अनिश्चित, निश्चित है तो सर निश्चित। सर इसके 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणनावाचक में 1 2 3 4 ऐसी संख्या लिखी होगी, क्रमवाचक में दूसरा, तीसरा, चौथा, आवृत्तिवाचक में 2 3 समुदायवाचक में 2 3 4 और प्रत्येकवाचक में 8 रसगुल्ले खा गए, 10 खा गए, इत्यादि इत्यादि खा गए। हल्का सा डिटेल में चलो, हल्का सा डिटेल में चल रहा हूं, जरूरी है समझो, क्योंकि 70 सवाल है साहब, ठीक है ना? देखो कि सर ये जो गणनावाचक है ना, इसके भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। गणनावाचक के कैसे? कि सर एक गणना होती है उसे कहा जाता है पूर्ण गणना, और एक गणना होती है सर उसे कहा जाता है अपूर्ण गणना, ठीक है ना? पूर्ण गणना और अपूर्ण गणना, सर अंतर छोटा सा है कि सर पूर्ण गणना में तो ऐसी संख्या होंगी 1 2 3 4 5 अनगिनत तक, कि सर ये पूर्ण संख्या है। अपूर्ण गणना में क्या होगा? जैसे मानकर चलिए आप पढ़ कर अपने गांव गए, मेरी आदत कैसी थी या फिर हमारे गांव में कैसा कल्चर था, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम दिल्ली से पढ़कर गए, दिल्ली से पढ़कर गए और हम पहुंच गए गांव अपने, वृंदावन गए। वृंदावन जाने के बाद हमारे दादाजी हमको बुलाते कि बेटा यहाँ पे आ जा। हम गए उनके पास और गए और हमसे वो कुछ अटपटे सवाल पूछा करते थे कि तुम कितना पढ़कर आए हो मुझे बताओ। और वो कैसे कि बता, 6:45 में अगर 3.25 जोड़ दिया जाए तो कितने बनते हैं? मैंने कहा अच्छा। और हम हमारी वहां पर टाइटाइफिस, क्योंकि हमें ऐसे उत्तरों का कुछ आभास ही नहीं होता कि भाई 6:45 में से 3.25 घटा दें तो, या बता 2.25 और 5.25 कितने होते हैं? अब हमारी टाइटाइफिस यही करें साहब, 2.25 और 5.25 हमने तो पढ़े नहीं। तो ऐसी संख्या जो कि इस आयाम में लिखी हो, इस आयाम में कि भाई सवा, या हम लिखते हैं पौन, या हम लिखते हैं साढ़े, लेकिन साढ़े, या मैं लिख दूं 1/3। बीपीएससी का सवाल था 1/3, 1/3 में विशेषण बताइए, 1/3, ठीक है ना? कि भाई मैं लिख दूं 1/3, यानी सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं है ये, ऐसी है 1/3, 1/4, ठीक है ना? 1/3, 1/4 ऐसी संख्या, ठीक है ना? 1/4। तो सर ये जो संख्या है ये अपूर्ण गणनावाचक है, ठीक है ना? गुरुजी 7 होगा, आपको तो पता है साहब, ठीक है ना? लेकिन उस समय हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, लेकिन सर अभी यहाँ पर काम आ रहा है, ये अपूर्ण गणना है। गुरुजी नो, गुरुजी ये कमेंट बंद करो, हाँ कमेंट बंद करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पढ़ते रहो आराम से, ठीक है ना? चलिए ठीक। अब देखो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप खुद उत्तर करना। पहले एक बार इसको नजर मारो, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी संख्यावाचक। अगर अनिश्चित संख्या है तब तो अनिश्चित, अगर ऐसे पता चला कि 4 लड़के तब तो निश्चित, निश्चित के 5 भेद होते हैं, गणना में 1 2 3 4, संख्या का ऐसे होगी दूसरा तीसरा तो क्रम, संख्या का ऐसे होगी दुगनी तिगनी की, राम की आय दुगनी है तिगनी है, आवृत्तिवाचक 2 3 4 5 समुदायवाचक, हर एक को पढ़ना चाहिए, 10 रसगुल्ले खा गए, 20 रोटियां खा गए, प्रत्येकवाचक। गणनावाचक के 2 भेद, पूर्ण गणना और अपूर्ण गणना। अपूर्ण गणना में सर जैसे पौन है, सवा है, 1/3, 1/4, या पूर्ण गणना में तो सर ऐसी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? अच्छा एक सवाल का उत्तर बताओ, कुछ सवाल का उत्तर बताना, ठीक है? कुछ सवाल का उत्तर बताना, ठीक है? रुको रुको रुको, पहले वाले वाक्य को ध्यान से पढ़ो, पहले वाले को, ठीक है ना? पहले वाले वाक्य को ध्यान से पढ़ो। सर मैंने कहा कि हमारे विद्यालय में 350 विद्यार्थी पढ़ते हैं, पहले तो बताओ विशेषण कौन सा है? 350 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो पता चलेगा कि सर आप विद्यार्थी की संख्या बता रहे हो 350। पहला उत्तर क्या होगा? अगर मैं पूछ लूं गुणवाचक विशेषण है, प्रमाणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक, तब उत्तर होगा संख्यावाचक। क्या उत्तर होगा? कि सर जी ये तो संख्यावाचक विशेषण है, संख्या के बारे में आपको पता चला, संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। क्या मैंने कहा कि कुछ बच्चे नहीं, मैंने निश्चित संख्या बताई 350, निश्चित संख्या बताई, तो सर इसका उत्तर होगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। बात पल्ले पड़ी। अब निश्चित संख्यावाचक भी 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार मतलब गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक। सर मुझे पता चला कि सर आप गणना कर रहे हो 350, तो सर क्या होगा इसका उत्तर? कि सर इसका उत्तर होगा गणनावाचक। इस तरीके से विकल्प बने तो सर गणनावाचक। और गणनावाचक भी 2 प्रकार का होता है, पूर्ण गणना और अपूर्ण गणना। मैंने कहा क्या कि 350 बच्चे, 350 तो नहीं कहा मैंने, पूर्ण गणना लिखी है 350, 350 मतलब सर ये पूर्ण गणना क्या होगा? पूर्ण गणनावाचक। बात पल्ले पड़ी। पूर्ण गणना। दूसरे वाले वाक्य को पढ़ो। शिक्षक ने छात्र से कहा 5वां पाठ पढ़ो, कोई विकल्प नहीं, ऐसे उत्तर बताओ। शिक्षक ने छात्र से क्या कहा कि साहब 5वां पाठ पढ़िए,
पढ़ो सर पांचवा पार्ट, क्या उत्तर बताओगे सर पांचवा पार्ट पढ़ो कि सर मैं मुझे पार्ट की संख्या पता चली पांचवा, सर संख्यावाचक होगा, बिल्कुल होगा। निश्चित संख्या है, हाँ सर 5 एक निश्चित संख्या है, लेकिन ऊपर से कहा कि निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, उसने कहा पांचवा पार्ट यानी जो 4 के बाद आता हो। क्या आपको क्रम का पता नहीं चला? क्या उत्तर होगा? क्रमवाचक। ठीक, मैंने कहा तीसरे वाले वाक्य को पढ़ो। पानी में डूब जाने से उसका बदन फूलकर चौहरा हो गया, यानी जब कोई व्यक्ति पानी में डूबा तो उसके शरीर का आकार कुछ था, थोड़ी देर के बाद पानी में शरीर फूल गया, फूलकर 4 गुना शरीर हो गया। उस 4 गुने को चौहरा यहाँ पर लिख दिया गया क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग कि पानी में डूब जाने से उसका शरीर का जो आकार है वो चौहरा हो गया। यानी का मतलब सर निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्या है, 4 एक निश्चित संख्या है, उसमें से भी सर ये आवर्तीवाचक होगा। क्या होगा? आवर्ती। आवर्ती मतलब सर 4 गुना उसका शरीर हो गया, आवर्ती हो गया। ठीक, मैंने कहा मेरे पास तुम्हारे से 54 पुस्तकें हैं। 54 पुस्तक मतलब अगर तुम्हारे पास 2 पुस्तक है तो मेरे पास तुमसे 4 गुना यानी 8 पुस्तकें हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सर ये भी है संख्यावाचक, संख्या में 4 संख्या निश्चित संख्या, निश्चित में भी सर ये क्या होगा? ये भी सर सेम आवर्तीवाचक होगा। क्या उत्तर होगा? आवर्तीवाचक। पता चला कुछ? मैंने कहा तुम तीनों बालक कल कहाँ गए थे? कहाँ गए थे तुम तीनों बालक कल कहाँ गए थे? सर बालकों की संख्या के बारे में मैंने जानकारी दी। संख्यावाचक विशेषण है निश्चित संख्या, क्योंकि 3 निश्चित संख्या है, निश्चित के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं यानी ये सर समुदाय होगा कि ये ग्रुप में गए। क्या होगा? ये समुदायवाचक होगा। उत्तर आया। ये आवृत्ति थोड़ी है, हे भगवान, आवृत्ति थोड़ी है। आवृत्ति तो ये है कि भाई मेरे पास तुम्हारे से 54 पुस्तक है, 5 गुनी है। आवृत्ति थोड़ी। मैंने कहा कि तुम तीनों बालक ग्रुप में गए हो, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है ना? क्या होगा? समुदायवाचक, ग्रुप में जहां से जाते हैं, समूह में जहां से गए, समुदायवाचक। विराट कोहली ने अपना 39वां वनडे शतक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगाया था। इसे शतक तो लगा है, शतक की वनडे शतक की संख्या बता रहा हूं कि 39वां है, संख्यावाचक विशेषण तो होगा, पक्की बात है। निश्चित संख्या है 39, लेकिन सर ये क्रम है, 39वां है ये। क्या होगा? ये क्रमवाचक। क्या उत्तर होगा जी इसका? क्रमवाचक। उत्तर पता चला कि सर ये क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। एक सवाल, अभी सर हम इन सभी के बारे में आएंगे, लेकिन पहले क्या करो, पहले अगर इसमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है, अभी सही मौका है क्लियर करने का, पूछो। आगे नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे अगले वाले भेद पर, ठीक है ना? सारी की सारी बातें क्लियर। देखो सिंपल सी बात, विशेष यानी सर किसी संख्या की विशेषता बताता है या किसी सर्वनाम की। अगर किसी संख्या एवं सर्वनाम की संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित, संख्यावाचक होगा। और संख्या अगर निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, संख्या अगर ऐसी है तो अनिश्चित। निश्चित के 5 भेद होंगे, यानी कोई संख्या इस तरीके से लिखी होगी 1 2 3 4, दूसरा तीसरा दुगनी तिगनी ऐसे लिखी हुई गणनावाचक, दूसरा तीसरा क्रमवाचक, दुगनी तिगनी आवर्तीवाचक, दोनों तीनों समुदायवाचक। ऐसे कोई संख्या लिखी होगी तुम 8 8 लिखा गए, 10 10 खा गए, 20 20 खा गए तो प्रत्येकवाचक। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, पूर्ण गणना, अपूर्ण गणना। अपूर्ण गणना को ध्यान में रखना, सवा 1 तिहाई 1 चौथाई इत्यादि इत्यादि। ठीक, क्लियर, डन, गारंटी है। इससे बाहर संख्यावाचक से कोई सवाल बनता भी नहीं है। एक सवाल और बनता है कि संख्यावाचक विशेषण संबंधी अशुद्धि। अशुद्धि मतलब कि सर हमें संख्या लिखनी ही नहीं आती कई बार। जैसे मैंने कहा, जैसे मानकर चलिए किसी भी वाक्य में ऐसे लिखा है, मैंने कैसे लिखा है, मैंने 6 1 ये लिखा है और 6 1 ये लिखा है। संख्या 6 की वर्तनी अगर हिंदी में लिखी जाए तो बताओ कौन सी शुद्ध होगी? ए की बी, ए की बी। देखो ये 6 ऐसे लिखा है, मैंने कैसे लिखा है तो मैं बताऊं कि भाई 6 और 1 6 सर ऐसे है, ठीक है ना? ये ए मान लो, इसको भी मान लो, बताओ कौन सा ठीक होगा? कौन सा ठीक होगा? यदि प्रत्येक वाचक को एक बार फिर से जरूर, पक्की बात है चंदन जी, ठीक है ना? लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करो कि कौन सा ठीक है। 6 कि सर 6 ठीक है, बी वाला तुम सब गलत हो, ठीक है ना? सब गलत हो। 6 इसकी तरह तो लिखती नहीं है, 6 शुद्ध ये है, ए वाला। क्या है? ए वाला गलत है। और कई बार जब विशेषण गलत लिखे होते हैं तो विशेषण संबंधी गलती होती है, हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार की गलती है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आज की फाइल में एक टेबल ऐड करी है। दोनों ठीक नहीं है, ए ठीक है, ए मतलब ये बी गलत है बिल्कुल। बी की तरह किसी वाक्य में 6 लिख मत देना, ठीक है ना? गलत है। 6 लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं 6 ऐसे। देखो ध्यान रखो, मैंने फाइल ऐड करी है, ये फाइल शायद देखो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, एक बार रुको जरा, मैं अगर दिखाऊं उसको, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी है और पूरी वर्तनी के साथ। ध्यान रखिएगा, ये संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है ना? कि अगर मैं 6 को लिखूं तो 6 की जो वर्तनी लिखी जाएगी ना, इसको आज एक बार बैठकर पढ़ना, भले लिखना नहीं है, पढ़ना कि कैसे कौन सी संख्या लिखी जाएगी। कि मैंने कहा 7 8 9 10 यहाँ तक तो पता है। जैसे मैं कह दूं कि सर 35 कैसे, मैं कह दूं कि सर 56 कैसे, मैं कह दूं 66 कैसे हम लिखने का प्रयास करते हैं, मैं कह दूं 76 कैसे लिखते हैं, मैं कह दूं 85 कैसे लिखते हैं, 95 कैसे लिखते हैं, 88। और ये मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, ये आधिकारिक डेटा है भारत सरकार का। अगर किसी, जैसे मानकर चलो कभी किसी ने ऑफलाइन फॉर्म भरा है, ऑफलाइन फॉर्म भरा है, कभी किसी ने ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं, जो कि जैसे किसी कॉलेज के बाहर ना कुछ लोग चारपाई पर बहुत सारे फॉर्म लेकर बैठते हैं, या बहुत सारे दुकान वाले ऑफलाइन फॉर्म बेचते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन भी फॉर्म होते हैं। सर ये 6 कैसे सही है बताइए? अरे जैसे मैं कहूं, अब बताओ भाई कि ये राम कैसे सही लिखा है, ये राम कैसे सही है, कि भाई राम को रम क्यों नहीं लिखते? इसका कोई जवाब नहीं है भाई, राम को ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि व्याकरण का नियम है, और व्याकरण का नियम है तो राम को रम हम लिख तो नहीं सकते, ठीक है ना? क्यों? अब इसको क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि सर यहाँ पर बरिया की मात्रा आती है और 6 इस तरीके से लिखते हैं, छा होता है और हा। लेकिन कुछ लोग ना इस विसर्ग की ध्वनि को हा में उच्चारित करते हैं, तो इस वजह से लिखते हैं ऐसे 6। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? बिल्कुल 6 की वर्तनी शुद्ध होती है ये वाली, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, ज्यादातर ऑफलाइन फॉर्म गलत होते हैं आपकी गलत भरने की वजह से। मतलब कई बार आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमने बहुत सारे ऑफलाइन फॉर्म भरे, उसके एडमिट कार्ड ही लौटकर नहीं आते। कारण क्या है? ठीक तरीके से भरना नहीं आता। हालांकि पत्र लेखन अभी शायद आपके क्वालिफाइंग के नेचर में नहीं है, लेकिन जब एथिक्स की क्लास चलती है अपनी, या जब पत्र लेखन की क्लास चलती है, या फिर जब ऐसे राइटिंग की क्लास चलती है, तो सब वहां पर पता है क्या होता है? वहां पर हम लोगों को बताते हैं या फिर विद्यार्थियों को बताते हैं कि पत्र भरने कैसे होते हैं, पत्र बनाने कैसे होते हैं। जैसे मानकर चलिए बहुत सारे तो सर संख्या को गलत करने में होते हैं, संख्या गलत लिखते हैं। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है कि 6 नवंबर 1996, और उसने, और जब वहां पर कॉलम है कि इसको हिंदी में भी लिखो, और लोग लिखकर आए कि 6 नवंबर 1996, फॉर्म रिजेक्ट, फॉर्म रिजेक्ट। कि आपको शुद्ध फॉर्म भरना ही नहीं आता। या कि जैसे आज का दिनांक पूछा गया, और दिनांक क्या है, जैसे मानकर चलिए आज तारीख कितनी है, आज है सर 11 तारीख है आज, तो किसी ने लिखा कि सर 11 तारीख है, महीना 10 है, सन 2025 है। सबसे पहले फॉर्म गलत होते हैं डेट को देखकर। या किसी ने लिखा कि सर आज 11 तारीख है, महीना 10 है, सन 2025 है। डेट को लिखने का तरीका ये थोड़ी है, ये सरकारी तरीका थोड़ी है, ठीक है ना? नहीं, ये सब डेट जब पत्र लेखन पढ़ते हैं ना, शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र या अनुस्मारक या परिपत्र जब पढ़ते हैं, तब वहां निश्चित तरीके से हर एक बात को बताने का प्रयास होता है कि क्या प्रेषक है, क्या प्रेषित है, ठीक है ना? तो डेट लिखते हैं कि जैसे मानकर चलिए आज 11 तारीख है, महीना कौन सा है, महीना कौन सा है, अक्टूबर है, तो सर ऐसे लिखते हैं 11 अक्टूबर। यानी जो दिनांक है वो तो अंकों में, जो महीना है वो शब्दों में, अक्टूबर, और उसके बाद एक अल्पविराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है, और 2025। ये डेट का शुद्ध तरीका है। ऐसे अगर ऑफलाइन फॉर्म में डेट लिखी, समझो फॉर्म गया, कभी जवाब लौटकर नहीं आएगा, ठीक है ना? ये डेट को लिखने का शुद्ध तरीका है। इसी तरीके से संख्या को, तो संख्याओं की देखो एक फाइल हमने यहाँ पर अटैच करी है, हर एक संख्या को देखना कौन सी संख्या कैसे लिखी जाती है, ठीक है ना? आगे काम आएगी जब हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। बोलो कि करके आओगे, बोलो करेंगे, ठीक है ना? डन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
हालांकि आपके ऊपर ना दबाव बहुत है, दबाव मतलब कि समानता जिम्मेदारी बहुत है साहब, क्योंकि आप अभी 6-7 मतलब 8-8 क्लास कर रहे हैं और ऊपर से मैं और आपको कुछ दबाव देने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं साहब आपको करके ही आना है। लेकिन जब भी आपके पास समय मिले 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तब एक बार बस उस पर नजर घुमाना, ठीक है ना? हालांकि कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ याद करने के लिए दे रहा हूँ, मैं दूंगा भी नहीं, ठीक है ना? दूंगा, बस केवल समझते चलिए क्लास में ही। डन? ठीक, डन? चलिए साहब, ये चीज़ कवर हुई। इससे ही मिलता-जुलता है। अच्छा, किसी का एक सवाल आया कि सर जी प्रत्येक वाचक को फिर से बताओ। देखो सुनो, प्रत्येक वाचक में क्या होता है कि जहाँ से हर एक वस्तु को आप गिनते चले आए या सभी पर लागू होती है। जैसे मेरे को हर एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, यानी सभी को, ठीक है ना? मैं कहूँ तुम 20-20 रोटी खा गए, तुम 20-20 रोटी, यानी जब ये वाली संख्या रिपीट होती है, जैसे अगर ऐसे लिखा हो 20 तब तो गणनावाचक होगा, लेकिन मैं लिख दूँ कि तुम 20-20 रोटी खा गए। जब ये वाली संख्या आवृत होती है गणनावाचक, तब वहाँ पर प्रत्येक वाचक होता है कि आपने हर एक को गिना, ठीक है ना? सर जी आज आप पत्र लेखन सिखा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, पाठ्यक्रम से दूर की बात है, ठीक है ना? पत्र लेखन की क्लासेस चलती हैं एमपीपीएससी, एमपीपीएससी के साथ यूपीएससी इत्यादि में, और वहाँ पर यूपीएससी में पढ़ाते हैं आपके सर हैं वो, और एमपीपीएससी यानी पीसीएस कैटेगरी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, यूपीएससी कैटेगरी को संभालने की जिम्मेदारी सर की है, ठीक है ना? अच्छी बात है। अब चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़िएगा। अब देखो आगे चलते हैं। ऐसा अगर मैप के बारे में बातचीत करें तो देखो गुणवाचक को हम पढ़कर आए थे, संख्यावाचक को लपेट लिया। अब बात कर लेते हैं परमाणुवाचक के बारे में। ठीक, किसके बारे में? परमाणुवाचक के बारे में। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो, ठीक है? परमाणुवाचक, ठीक है ना? क्या है परमाणुवाचक? ध्यान रखो, क्या है परमाणुवाचक? अगला जो भेद निकल कर आता है वो आता है परमाणुवाचक। पूरा ध्यान इस समय बोल पर, ठीक? परमाणुवाचक। परमाणु का मतलब ही पहले समझ लेगा सर, जो हिंदी सिलेबस और हिंदी ग्रामर को बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। देखिए जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, आपकी किसी भी परीक्षा में काम में आएंगे, तो कोई भी परीक्षा के सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा सभी में काम आएंगे, ठीक है ना? सभी में काम आएंगे। अब कम से कम मुझे बोलने का मौका दो, जितना भी समय है उतनी समय लपेटने का प्रयास करो, जितने भी सवाल है व्हाइट पेज पर लिखो, अंत में बातचीत करेंगे, ठीक है ना? अंत में बातचीत, क्योंकि पढ़ने का यही तरीका है, क्योंकि बीच में अगर क्लास डिस्टर्ब, हालांकि आपसे कभी मनाही नहीं है, ठीक है? ना ही कभी मनाही होगी, लेकिन पहले पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, कोई भी सवाल आए तुरंत व्हाइट पेज पर लिखो, ठीक है ना? जिससे क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो। अंत में बातचीत होगी, अंतिम के मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा तब, ठीक? सर ये है परमाणुवाचक। और परमाणुवाचक का मतलब क्या है? परमाणुवाचक का मतलब है सिंपल सा, परमाणु का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। कि सर ये है परमाणुवाचक विशेषण, और विशेषण सर या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या सर मैं आपसे ऐसे कहूं कि किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की हमें मात्रा के बारे में जानकारी मिले। मात्रा मतलब उसकी क्वांटिटी, ठीक? उसकी क्वांटिटी के बारे में जानकारी मिले, तब हम कह देते हैं कि सर ये परमाणुवाचक होगा। जैसे मैं आपके सामने एक स्थिति रखूं, स्थिति क्या? हमारे कंप्यूटर जी है, कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी का फोन आया इनके पास कि हेलो अजी सुनते हो, शाम को आते समय ना 4 किलो आलू लेते चले आना। कंप्यूटर मतलब इनकी धर्मपत्नी का फोन, कंप्यूटर जी के पास फोन आया कि भाई कितने आलू लेकर आने हैं? 4 किलो। क्या लेकर आने हैं? 4 किलो, 4 किलो आलू। कि सर क्या आपको इस आलू की मात्रा के बारे में जानकारी मिली? अब देखो ध्यान से समझो, 4 भी एक प्रकार की संख्या है, लेकिन ये संख्या ना यहाँ पर संख्या बता नहीं रही है कि भाई 4 संख्या लेकर आने, मतलब 4 संख्या में आलू लाने हैं ना। ये सर ये बता रही है मात्रा। क्या बता रही है? मात्रा। संख्या नहीं सर, ये हमें जानकारी देगी किसके बारे में? मात्रा के बारे में। मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी तो सर ये परमाणुवाचक होगा, संख्यावाचक नहीं। कि सर देखो यहाँ पर संख्या है, संख्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये संख्या मात्रा बता रही है। अच्छी बात है। तो सर मैं कह दूंगा कि सर यहाँ से मुझे इसकी मात्रा के बारे में जानकारी मिली, परमाणुवाचक विशेषण होगा। लेकिन दोबारा में कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी का फिर से फोन आया, क्या? और इनकी धर्मपत्नी बोली कि एक काम और करना, क्या? कि उसे जिससे भी तुम आलू लाओ ना, उससे बोलना थोड़ा सा धनिया भी डाल दे, और बिना धनिया लिए आए ना तो टांगे तोड़ दी जाएंगी, ठीक है ना? कि फिर तुम्हारी चटनी बनेगी कि थोड़ा सा धनिया भी लेकर आना। क्या लेकर आना? थोड़ा सा धनिया। अब थोड़ा धनिया, क्या धनिया की हमें निश्चित मात्रा पता चली कि 1 किलो लाना, 50 ग्राम लाना, आधी किलो लाना, 200 ग्राम लाना? ना, बोल दिया थोड़ा सा धनिया। भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिस भी जगह से वो सब्जी खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते समय वो अधिकार मानते हैं कि उस सब्जी वाले भैया से थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया तो एक्स्ट्रा चाहिए चाहिए, वो फ्री में। लोगों ने भी स्वीकार किया है कि चलो ठीक है भाई, हमें देना ही है, और वो थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया तो देते ही हैं, ठीक है ना? देते ही हैं सभी लोग। ऐसी बात है सर यहाँ पर कि थोड़ा सा धनिया बिना धनिया लिए आए तो आज तुम्हारी चटनी बन जाएगी। अच्छी बात। तो जहाँ से मात्रा हमें निश्चित पता चले तो सर उसे हम बिल्कुल सेम कंडीशन संख्यावाचक की तरह उसे कहते हैं निश्चित परमाणुवाचक। क्या कहते हैं? निश्चित परमाणुवाचक। और सर जहाँ से अनिश्चित मात्रा के बारे में पता चले, जहाँ से मात्रा निश्चित नहीं है, उसे हम कहते हैं अनिश्चित। ये तो हो गया निश्चित, इसको बोल देते हैं फिर सर अनिश्चित परमाणुवाचक। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोल देते हैं फिर अनिश्चित परमाणुवाचक। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चित परमाणुवाचक। क्या कि सर जहाँ से निश्चित मात्रा, जहाँ से अनिश्चित मात्रा, ठीक? परमाणुवाचक के कितने भेद होते हैं? 2। निश्चित परमाणु और अनिश्चित। बोलोगे? संख्यावाचक के निश्चित संख्या और अनिश्चित 2 भेद। तो निश्चित के 5 भेद होते हैं अलग से। इसी तरीके से परमाणुवाचक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। तो निश्चित परमाणु और अनिश्चित परमाणु। ठीक? सवालों के उत्तर बताओ, सवालों के उत्तर बताओ, उत्तर बताओ सर। देखो ये है बेचारे हमारे कंप्यूटर जी। अब इनकी अगर चटनी बनेगी तो पूछो क्या होगा? पता नहीं सर, क्या ही होगा, कुछ तो होगा, ठीक है ना? बहुत कुछ होगा सर, अगर चटनी इनकी बन गई तो, ठीक है? ये बहुत कुछ होगा। अब चलिए तो सवाल का उत्तर बताओ, ठीक है ना? कितने भोले से हैं, कितने मासूम हैं, इनको फिर कुछ कहने का मन नहीं करता, क्योंकि इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं, क्या ही करें साहब, ठीक है ना? पहले वाले वाक्य को पढ़ो, पहले वाले वाक्य को पढ़ो कि 5 लीटर दूध देना। बताओ क्या होगा? बताओ ये सभी लोग। क्या मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा 5 लीटर दूध देना, तो दूध की मात्रा के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी, दूध की संख्या के बारे में क्या? ना सर मात्रा 5 लीटर है ना दूध, तो सर ये होगा परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक अगर ये है, परिमाण में निश्चित मात्रा का पता चला कि अनिश्चित मात्रा का? ना परिमाणवाचक तो है, लेकिन ये निश्चित परिमाण है सर, ठीक है ना? ये निश्चित परिमाण है, क्योंकि दूध की निश्चित मात्रा पता चली, निश्चित परिमाण। मैं अगर पूछूं कि थोड़ा सा या जरा सा दूध देना, इसका मतलब कि सर अब ये भी परिमाण है, लेकिन ये जो परिमाण है ना सर, ये परिमाण फिर अनिश्चित है सर। क्या होगा? अनिश्चित परिमाण है सर, ठीक है ना? अनिश्चित परिमाण। कैसा हुआ निश्चित? मैं अगर आपसे पूछूं कि बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, तो इस खाद्यान्न की मात्रा के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है 10,000 टन। बताओ निश्चित होगा कि अनिश्चित? तीसरे वाले वाक्य का उत्तर बताओ रे, क्या होगा? कि मैं कह रहा हूं कि बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न, सर खाद्यान्न की निश्चित मात्रा पता चली मुझे 10,000 टन, भले वो कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन निश्चित तो है 10,000 टन नष्ट हुआ था सर। और इस बार तो जो बाढ़ आई ना बिहार में और पंजाब में और जम्मू कश्मीर, हे भगवान, इतनी फसल बर्बाद हुई, ऐसी भयावह करने वाली वीडियो आई कि पशु बह रहे हैं, जानवर बह रहे हैं। एक इंसान ने जिसने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगाकर एक ढांचा खड़ा किया, एक घर खड़ा किया, एक मकान बनाने का प्रयास किया, और घर केवल घर नहीं होता है, उसमें उस इंसान की भावनाएं निहित होती हैं। घर बह गए, घर ढह गए, घर टूट गए, दरार पड़ी, या बहुत सारे लोगों के तो जमीन घर बह गई, तो उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी। हम और आप केवल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस घटना को केवल उन्होंने ही सहा होगा। बहुत सारी वीडियो देखी, जैसे ही घर बहा तो एक अंकल जी रो रहे थे,
उन्हें पता होगा कि इसका क्या दर्द है, इसका क्या महत्व है इसका, ठीक है ना? कि सर इसका मतलब क्या है कि भाई नष्ट हो गया, कि खाद्यान्न नष्ट हो गया 10,000 टन। तो सर यहाँ पर हमें पता चला कि सर निश्चित परिमाण होगा, ठीक है ना? निश्चित परिमाण तक इस वाले को हम कहेंगे, ठीक? अच्छा मैं कहूँ कि बाहर से हज़ारों टन मतलब 10,000 टन, 20,000 टन, 80,000 टन, 90,000 टन, कितने हज़ार टन हमें नहीं पता, लेकिन हज़ारों टन नष्ट हुआ, हज़ारों टन हुआ। इसको कहते हैं अनिश्चित परिमाण। क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या कहते हैं इसको? अनिश्चित परिमाण इसको कहते हैं, ठीक? अनिश्चित परिमाण। 5 और 6 का उत्तर बताओ रे, 5 और 6 का। भाई 5 और 6 में अनिश्चित होगा। अच्छा, अनिश्चित होगा तो ध्यान से देखो। यहाँ पर एक शब्द लिखा है रुपया। क्या लिखा है? रुपया। रुपया। क्या रुपये को आप नाप तोल सकते हो कि भाई मुझे 10 किलो रुपए दे दो, या मुझे 5 किलो रुपए दे दो, या मुझे 20 किलो रुपए दे दो? नहीं। सर रुपये को नाप नहीं सकते, रुपये को गिनते हैं कि 10,000 रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, 10 करोड़ रुपए दे दो, 10 अरब रुपए दे दो, या 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए गिनते हैं। हाँ, ठीक है कि सर ये संख्यावाचक होगा, परिमाण गलती से भी इसको मत करना, जानबूझकर पूछा मैंने ये सवाल, ठीक है ना? संख्यावाचक होगा कि कहीं भावनाओं में बहकर परीक्षा में भी उत्तर गलत कराओ कि सर ये संख्यावाचक पूछा मैंने ये सवाल, ठीक है ना? संख्यावाचक होगा कि कहीं भावनाओं में बहकर परीक्षा में भी उत्तर गलत कराओ कि सर ये संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक में अभी होगा अनिश्चित संख्या, क्योंकि सर उसने कहा कुछ रुपए यानी कितने मांगे हमें नहीं पता, 10,000 20,000 50,000 60,000 10 लाख 20 लाख 50 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं पता, कुछ रुपए मांगे और रुपये सर गिने जाने वाली संख्या है, और गिने जाने वाली संख्या है तो मैं सर इसको संख्यावाचक कहूंगा ना कि परिमाणवाचक। बात स्पष्ट हुई? पता चला कुछ? संख्यावाचक होगा, क्या होगा? संख्या। लेकिन सर अगर मैं धन के बारे में बातचीत करूँ तो धन किसे कहते हैं? पहले तो ये बात समझो। धन का मतलब क्या है? सर धन का मतलब ये है कि आपके घर में जितना भी सोना चांदी है, जितना भी सर सोना चांदी तो छोड़ो, जितना भी आपके घर में रुपया भरा हुआ है, मतलब रुपया है, जितना भी, और केवल यही नहीं, कोई भी धातु का सामान या फिर केवल धातु ही नहीं, आपके किचन का जितना भी बाजरा या गेहूं है, ठीक है ना? बाजरा है या गेहूं है या कोई भी फसल का सामान, वो सभी आपका धन है, सभी आपका धन है। लेकिन सर धन में ना ज्यादातर जो वस्तु है, केवल एक वस्तु को छोड़ दें तो सर ये भी नापी तोली जाएगी, ये भी नापी तोली, ये भी नापी तोली, ये भी नापी तोली। एक वस्तु है सर जो गिनने वाली है, रुपये को भी सर हम धन में काउंट करते हैं। ज्यादातर वस्तुएं अगर नापी तोली जाने वाली है, एक गिनने वाली है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं, अपवाद मानते हैं। अपवाद मानते हैं तो ज्यादा संख्या किसकी है? नापी तोली जाने वाली की, फिर सर इसको हम कहते हैं परिमाण होगा, ये संख्या नहीं। सर फिर हम कहते हैं सर ये परिमाण होगा, और परिमाण में सर ये अनिश्चित परिमाण होगा, ठीक है ना? कोई रॉकेट साइंस बता नहीं रहा हूं मैं, केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना? है कि 6 बातें क्लियर हुई? किसी को किसी में डाउट है, अच्छा मौका है, पूछो, ठीक? हाँ, कोई भी कीमती सामान, वो सब आपके धन है, ठीक है ना? कोई भी एक बार जरा सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगाओ रे, अटेंडेंस लगाओ, ठीक है ना? मैं भी तो देखूं कौन-कौन के नाम मुझे दिखते हैं, जैसे अंजू जी हैं, पायल जी हैं, बस कुछ चुनिंदा ही लोगों के नाम मुझे दिख रहे हैं और जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? जैसे प्रतिभा कुमारी जी हैं, पूनम जी हैं, कि पौनी कुमारी जी हैं, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं? ठीक, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? बस डाउट ही नहीं होना चाहिए रे, ठीक है ना? डाउट रहा तो फिर हम किस काम के? मतलब ठीक है ना? डाउट रहा तो फिर जो बताया उसका कोई महत्व ही नहीं, ठीक है? हालाँकि डाउट होते हैं लेकिन डाउटों को क्लियर किया भी जाना चाहिए, ठीक? डन? क्या बात है? मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या बात है? ठीक है सर। तो जी ये मेरी पहली लाइव क्लास है, पहली लाइव क्लास है। स्वागत है जी आपका, ठीक है ना? जय हिंद सर, जय हिंद साहब, ठीक है ना? प्रेजेंट क्या बात है? हम सभी लोग हो गए, ठीक है ना? सभी लोग हो, ठीक? अच्छी बात साहब, आगे बढ़ें, एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए, आपने समानता समझा होगा या फिर मैंने संबंध बताया होगा कि संख्यावाचक पढ़कर आए 2 प्रकार का, परिमाणवाचक पढ़कर आए 2 प्रकार का। परिमाणवाचक हमारा कवर हो चुका है और सार्वनामिक को अभी मैं शुरू कराऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अगर अभी शुरू करा दिया, ये कवर नहीं होगा 8 मिनट में। इसके लिए कंप्लीट 1 घंटे की क्लास चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि सर्वाधिक सवाल आते हैं यहाँ से। कभी भी परीक्षक अच्छी परीक्षाओं में फँसाएगा, यहाँ से फँसाएगा या फिर यहाँ से, ठीक है ना? या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। कल पढ़ेंगे इसको और उसके बाद से फिर हम पढ़ेंगे इसकी अवस्था। अवस्था होंगी सर 3 प्रकार की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्था होंगी। इसको पढ़ेंगे कल। फिर कल ही शायद निपट जाएंगे हमारी अवस्था कि मूलावस्था क्या है, उत्तरावस्था क्या है, उत्तम। अब पूछो डाउट एक-एक करके, ठीक है ना? अब पूछो डाउट एक-एक करके। हालाँकि अभी आपके पास 8 मिनट है और 8 मिनट में आप अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखो जबरदस्ती से टॉपिक शुरू करवाऊँ नया, फायदा नहीं है क्योंकि वो बीच में छूट जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि समानता ये टॉपिक 8 मिनट में कवर नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा चाहिएगा इसको ही अकेले को। और अगर शॉर्ट में बताऊँ तब तो सर ये 5 मिनट में भी खत्म हो सकता है, लेकिन शॉर्ट से फिर समानता दिक्कत रहेगी। दिक्कत कैसी? कि सर जब तक हमने कोई चीज़ समझ ली और आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप समझ गए कि नहीं, ठीक है ना? बस हाँ में हाँ मिलाओगे कि हाँ सर जी हमें तो आया, और जब उससे सवाल आएँगे तो फिर समानता की स्थिति ऐसी होगी डामाडोल, ठीक? देखो मुझे कुछ धन चाहिए, ये देखो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि धन के अंतर्गत ना रुपया भी आता है। धन के अंतर्गत क्या आता है? रुपया। धन के अंतर्गत क्या आता है? रुपया भी आता है। तो धन के अंतर्गत रुपया भी आएगा। अगर रुपये के सेंस में अगर धन का प्रयोग होता है ना, तो सर वहाँ पर संख्यावाचक ही होगा। लेकिन ये मात्र अकेली वस्तु है जो कि धन के अंतर्गत आती है। मुझे कुछ धन चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि कुछ माल चाहिए। माल मतलब सोना चांदी इत्यादि, ठीक है ना? तो सर यहाँ पर इसके अंतर्गत सोना भी आता है, चांदी भी आती है, आपके गेहूँ, आपके बाजरा, आपके मसाले, जितने भी आपके फसल हैं सभी इसी के अंतर्गत आती है। तो जी की और की में अंतर बता दो, कारण और कारण। देखिए मैं समझ गया। एक सवाल है कि छोटी की और बड़ी की में अंतर क्या है? देखो समझो, छोटी की और बड़ी की में अंतर क्या है? एक सर छोटी की है और एक है सर बड़ी की। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये बड़ी की जो है ना, ये बताती है संबंध। क्या बताती है? संबंध। आगे चलकर जब हम कारक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये जो बड़ी की है, ये संबंध कारक के रूप में आएगी। जैसे मैं कहूँ रामू की गाय, क्या कह दूं मैं? रामू की गाय
एक वाक्य लिख दिया कि रामू की गाय मिल गई या रामू की गाय खो गई, तो किसकी गाय थी? रामू की। ये संबंध बताएगा कि सर गाय है रामू की, इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे सर जी ये संबंध कारक होगा। और ये जो की है ना ये कोई कारक नहीं है, ये योजक चिन्ह है। क्या योजक? जो योजक चिन्ह है जो कि कारण को स्पष्ट करेगा और इससे बनने वाले जो वाक्य होंगे ना वो मिश्र वाक्य होंगे, ठीक है ना, मिश्र वाक्य होंगे। जब हम वाक्य पढ़ेंगे ना वहां पर आश्रित वाक्य आएंगे, आश्रित वाक्य में एक वाक्य आएगा जहां पर सर हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे और मिश्र वाक्य के अंतर्गत इस छोटी वाली की कोई योजक चिन्ह के साथ पढ़ेंगे जो कि कारण बताने के लिए प्रयुक्त होगी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं ताकि अधिकारी बन सकूं, ठीक है ना। तो वहां पर ये बताएगा कि सर वो वाला वाक्य मिश्र होगा, कारण के बारे में जानकारी देगा। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड करो इस चीज को, होल्ड मतलब थोड़ी कुछ समय के लिए, जब तक, क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ओके, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परमाणुवाचक वाचक स्पष्ट करिए। देखो एक और सवाल जो कि अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। इस एक सवाल पूछा कि अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परमाणुवाचक, मैं कहूं कि कुछ लड़के कुछ लड़के बाहर बाहर शोर कर रहे हैं। एक वाक्य लिखा, कुछ लड़के बाहर शोर कर रहे हैं, ठीक। अब आप खुद से चयन करो कि इस संज्ञा को क्या आप नाप तोल सकते हो? नहीं, सर इस संज्ञा को आप नाप तोल नहीं सकते। इस संज्ञा को सर गिन सकते हैं, यानी ये जो कुछ है ना ये सर संख्यावाचक है। कुछ लड़के मतलब 10 लड़के होंगे, 4 लड़के होंगे, 5 लड़के होंगे, 20 लड़के होंगे, फिर संख्यावाचक होगा, लेकिन संख्या में निश्चित मात्रा नहीं पता चलेगी, मतलब निश्चित संख्या नहीं पता चलेगी, तो इसको कह देंगे अनिश्चित संख्यावाचक। क्या कह देंगे इसको? अनिश्चित, इसको कह देंगे अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है, तो कुछ धन की आवश्यकता, इसका मतलब सर धन, हमने पढ़ा था कि धन परमाणुवाचक के अंतर्गत आता है, ये स्थिति हो जाएगी सर अनिश्चित परमाणुवाचक की, अनिश्चित परमाणुवाचक की, ठीक है ना। या मैं कह दूं कि दूध, थोड़ा दूध चाहिए, तो इसका मतलब दूध की अनिश्चित मात्रा की सर थोड़ा दूध चाहिए, ये स्थिति अनिश्चित परमाणु की होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां से मात्रा या फिर नापे तोले जाने वाली वस्तु के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, कुछ थोड़ा, तो सर वहां पर क्या होगा? वहां पर अनिश्चित परमाणुवाचक होगा। जहां पर गिने जाने वाली संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ थोड़ा का प्रयोग होगा, तो सर वहां पर क्या होगा? संख्यावाचक होगा, ठीक है ना। जैसे थोड़े विद्यार्थी, जैसे मैं कहूं आज क्लास में थोड़े विद्यार्थी हैं, इसका मतलब विद्यार्थी को क्या मैं नाप तोल थोड़ी ना सकता हूं? विद्यार्थी को तो गिन सकते हैं, थोड़े हैं मतलब 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, नहीं पता, लेकिन थोड़े हैं, संख्यावाचक होगा। लेकिन मैं कहूं थोड़ा दूध दो या थोड़ा दूध चाहिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सर अब आप मात्रा के बारे में बातचीत कर रहे हो, ठीक। डन। एक खान सर की प्रैक्टिस बुक सेट लिए है, उसका रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्या मैं बात समझ पाया? ठीक। डन। सर जी दिस इज राइट, अगर कितने का जवाब दें संख्यावाचक, अगर कितना जवाब दें नहीं, ये डिपेंड कितना कितनी पर करता ही नहीं, इस संख्या पर डिपेंड करता है, यानी किसकी विशेषता बता रहे हो। अगर दूध है तो दूध तो सर नापा ही तोला जाएगा, वो तो परमाणु होगा। अगर लड़के हैं, लड़के तो सर गिने ही जाएंगे, विद्यार्थी तो गिने ही जाएंगे, तो सर वो संख्यावाचक होगा। ये सर्वनाम पर मतलब ये विशेषण के शब्द पर थोड़ी डिपेंड करता है, संज्ञा पर, कि आप किसकी विशेषता बता रहे हो, क्या वह गिनी जाएगी या वह नापी तोली जाएगी, ठीक। ओके चलिए साहब, कल क्या है? कल है संडे को आप आराम से रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को देंगे आराम, ठीक है ना। सोएंगे सभी लोग, वादा करो कि कोई पढ़ाई नहीं, बोलो कि सर जी कोई पढ़ाई नहीं, सोएंगे बस। तो हम तो केवल क्या करेंगे? सोएंगे, आराम से सोना कल। क्यों मैं इस बात को इस वजह से बोल रहा हूं कि इस बात का अनुभव करके देखा है और खूब अच्छे आउटपुट है, खूब रिसर्चों को पढ़ा है। हमारा कार्य ही यही है कि जितनी भी रिसर्च होती है, खासकर मेरी रुचि भी है कि उनको पढ़ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो संडे को भी पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आपका लॉन्ग टर्म का आउटपुट ना के बराबर होगा। दिमाग को रिलैक्स की आवश्यकता है, दोस्तों के साथ जितना समय हो सकता है वाचक पढ़े थे, इत्यादि पढ़े थे। इस विशेषण के प्रकार पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो विशेषण के प्रकार पर हमने एक गुणवाचक विशेषण पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा होगा, निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या, एक परमाणुवाचक विशेषण पढ़ा होगा। अब बारी है सर सार्वनामिक विशेषण की, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण की धैर्यता के साथ समानता समझिए, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण, ठीक ठीक, चलो शुरू करते हैं, ठीक है, करते हैं, थोड़ा बहुत धैर्य रखना और समझते हुए चलना, ठीक है। देखो एक टॉपिक है सर हमारी हिंदी के वो विशेषण का एक भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो है ये सर्वनाम से बना हुआ है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। ये सर सर्वनाम से बना हुआ है, ठीक, किससे बना हुआ है? सर्वनाम से। देखो ये जो है सर सर्वनाम से बना हुआ है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि जब सर्वनाम का शब्द किसी शब्द की विशेषता बताए, क्या बताए? किसी शब्द की विशेषता, और विशेषता के रूप में समानता संकेत करे, क्या करे? इशारा करे, संकेत करे, तो वह सर्वनाम नहीं होता, फिर उसको विशेषण मान लेते हैं, और विशेषण मान लेते हैं फिर उसको बोल देते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये कहानी है सिंपल सी, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए ना चाहिए, ठीक है, कि सार्वनामिक विशेषण है क्या? जब कोई सर्वनाम का शब्द विशेषता बताए, विशेषता यानी इशारा करे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और सार्वनामिक विशेषण इशारा करने में मैंने कहा कि संकेत करे, यानी सर कोई सर्वनाम का शब्द अगर संकेत करेगा तो उसको संकेतवाचक विशेषण कह दिया जाता है। क्या कहते हैं उसको? संकेतवाचक विशेषण, ठीक, संकेतवाचक विशेषण। अच्छा देखो पहले तो अपने दिमाग से हमको निकाल, शायद मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको बोल दिया कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कुछ नहीं, बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। दिमाग से भ्रम को निकालने का प्रयास करना ही हाय बड़ा ही कठिन है, हमारे बस की बात है, कुछ नहीं, सब बस की बात है आपके। आप जो कर सकते हैं शायद वो हम भी नहीं कर पाएंगे। हम केवल एक सब्जेक्ट को जानते हैं, आप हजारों को, मतलब आप जो आपके पाठ्यक्रम के विषय हैं उन सभी पर आपकी पकड़ है, यानी हमसे ज्यादा जिंदा दिल है आप, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आप, ठीक है ना। सब बड़ा ही सरल है और सरल होने के साथ इजी है, ठीक है ना। जैसे देखो हमने सर्वनाम का एक टॉपिक पढ़ा और सर्वनाम पढ़ते पढ़ते सर हमें ये पता चला कि सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं। याद है थोड़ा बहुत कि सर सर्वनाम हमने जब पढ़ा होगा तब हमने पढ़े होंगे कि सर्वनाम के जो प्रकार हैं 6, और सर्वनाम के उन 6 के 6 प्रकारों में शब्द प्रयोग होते हैं 11। शब्द कितने प्रयोग होते हैं साहब? शब्दों को प्रयोग किया जाता है सर 11 शब्द प्रयोग होते हैं इसके अंतर्गत। कितने शब्द? 11। कितने शब्द? 11, ठीक। उन सर्वनामों के नाम बताओ मुझे, उन सर्वनाम के सभी सर्वनाम के नाम बताओ। इसे सर्वनाम के नाम भी बताने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल कि सर जी एक जो सर्वनाम था उसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, याद आया कुछ? पुरुषवाचक सर्वनाम के सर 3 भेद थे, एक भेद था सर उत्तम पुरुष, एक भेद था सर मध्यम पुरुष, और एक भेद था सर अन्य पुरुष, ठीक। मैंने कहा एक सर्वनाम था जिसका नाम था सर निजवाचक सर्वनाम। आ क्या कोई निजवाचक कि मैं अपना काम आप कर लूंगा, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग होता था। मैंने कहा एक था सर जिसका नाम था प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में 2 शब्दों का प्रयोग होता था कि कौन जा रहा है और क्या कर रहे हो, ठीक, 2 शब्दों का प्रयोग। मैंने कहा एक था सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना।
कौन सा था अनिश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक जहां से निश्चय ना हो कि दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है, या चाय में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है मुझे नहीं पता। एक था सर जिसका नाम था संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सर हमने क्या पढ़ा, संबंधवाचक जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। उसके बाद सर हमने पढ़ा एक था सर निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा था निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम था सर, यहाँ पर सर हमने यह शब्द का प्रयोग किया था। उत्तम पुरुष के अंतर्गत सर हमने मैं शब्द का प्रयोग किया, यहाँ तू शब्द का प्रयोग किया, यहाँ वह शब्द का, कुल मिलाकर 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्वनाम के मूल शब्दों से कितनी 11। अभी के लिए बस इतना जानो कि अगर इनमें से कोई भी शब्द इशारा करेगा, क्या करेगा, इशारा, अगर इशारा करेगा यानी संकेत करेगा तो वह विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा सर विशेषण। मतलब सर हमें कब पता चलेगा कि ये सर्वनाम है और कब पता चलेगा ये विशेषण है, इसके पहचानने के 3 नियम है। और पूरे के पूरे सेशन में केवल इन 3 नियमों के बारे में चर्चा होगी, जिसमें से पहला नियम क्या, कभी कभी किसी भी वाक्य में एक नियम कार्य करेगा, कभी कभी सर दूसरा करेगा, कभी कभी तीसरा रामबाण है जो कि ज्यादातर वाक्यों में कार्य करेगा विशेषण को पहचानने के लिए। पहले नियम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहला नियम मतलब पूरा ध्यान बोल पर देखो। पहला नियम मैंने कहा कि इसका नाम ही है संकेतवाचक विशेषण। 2 वाक्य में लिख रहा हूं, मैंने लिखा यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, ठीक। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ना, यह मेरा मकान है, ठीक। तो मुझे पता चलता है कि सर यह जो शब्द है ना, ये बता रहा है कि हाँ भी आप ही का है, यह मेरा है, यह मेरा मकान है, ठीक है ना। ये निश्चय करा रहा है, और निश्चय करा रहा है तो सर मैंने इसको ऐसे पढ़ा कि ये सर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये निश्चयवाचक क्या होगा सर, सर्वनाम। कि यह शब्द आया और निश्चय हुआ कि आप ही का मकान है, तो सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि सर ये जो स्थिति है इसकी, ये स्थिति है सर, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा सर, ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अगर मैं इस वाले वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं, मैं इस वाले वाक्य को ऐसे लिख दूं कि यह मकान मेरा है, क्या लिख दिया मैंने, यह मकान मेरा है। अब इस यह को ध्यान से देखो, क्या है कि सर अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी मकान की तरफ इशारा कर रहा है कि यह मकान, यह मकान। यहाँ पर यह के तुरंत बाद था मेरा, जो कि निश्चय करा रहा था कि यह मेरा, यह मेरा, मेरा, ठीक है ना। मेरा मतलब ये एक प्रकार का था निश्चय, लेकिन यहाँ पर यह तुरंत मकान से पहले है कि यह मकान, यह मकान। जिस वस्तु की तरफ संकेत होता है, अगर वह वस्तु तुरंत सर्वनाम के शब्द के बाद लिखी होगी, ध्यान से समझो। अगर जिस वस्तु की तरफ इशारा होगा, क्योंकि इसका नाम संकेतवाचक ही है, सर्वनाम विशेषण को संकेतवाचक ही कहते हैं। जिस वस्तु की तरफ इशारा होगा वह अगर उसके तुरंत बाद है, तब तो सर सर्वनाम नहीं है, ये सर संकेत करने के लिए आया, और संकेत करने के लिए आया तो सर संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। बात पर बड़ी कुछ दोनों में जरा सा अंतर है। यहाँ पर सर मकान थोड़ा सा बाद में है, यहाँ मकान तुरंत यह के बाद में है। जिस वस्तु की तरफ इशारा होता है वह तुरंत सर्वनाम के बाद में है, तो वह शब्द इशारा करता है, फिर ये सर्वनाम नहीं होगा, अभी विशेषण होगा, संकेतवाचक, और इसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बात थोड़ी सी जटिल है, लेकिन समझो। हाथ खड़ा करो, बात कर ले बड़ी कि अगर मैं कोई ऐसा वाक्य लिखूं कि यह मेरा मकान है, जैसे मैं कहूं यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तब तो सर ये निश्चय हुआ कि हाँ भाई आप ही का पेन है। लेकिन मैं कहूं कि यह पेन मेरा है, अब मैं इशारा कर रहा हूं कि यह पेन मतलब अब ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा सर, यह जो शब्द होगा फिर वो इशारा करेगा, और यह के तुरंत बाद लिखा होगा पेन, यह पेन, ठीक ठीक। पहला तरीका बड़ा ही सरल था, बड़ा ही सरल। दूसरे तरीके पर आते हैं, इस पर आते हैं दूसरा कि सर ये पहला तरीका हुआ। मुझे पहले तरीके में सर मैंने एक बात सीखी कि अगर सर्वनाम के बाद, अगर सर्वनाम के बाद नहीं, सर्वनाम के तुरंत बाद विशेष से लिखा है, मतलब वह वस्तु या व्यक्ति उल्लेखित है जिसकी ओर संकेत किया गया है, ठीक है ना, संकेत किया गया है, तो वह कहलाती है सर फिर सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, वह क्या कहलाती है, सार्वनामिक विशेषण। पहला नियम। दूसरा नियम सर हमने देखो एक परिभाषा पढ़ी होगी जब हमने विशेषण पढ़े होंगे। मैंने कहा था कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए कार्य करता है। कि सर जब हम विशेषण पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे विशेषण, तो मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई, ये इसका दूसरा है नियम कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है ना, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है। सत्य बात है। जैसे हमने लिखा था कि जैसे मैं लिख दूं कि लाल फूल है, क्या लिख दूं मैं लाल फूल, तो फूल की विशेषता पता चलती है कि सर ये विशेष कि फूल लाल है, इस वाले शब्द को सर हमने कहा था कि ये विशेषण होगा, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन अधूरी है, सत्य है लेकिन अधूरी है। एक बात और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि सर विशेषण ठीक है कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएगा, जैसे फूल कैसा है लाल, तो सर हमें इसकी विशेषता पता चली, गुणवाचक विशेषण है, जहां से रंग के बारे में पता चला, ठीक। मैंने एक बात और ऐड करी कि संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये बात उस समय बताई नहीं गई जानबूझकर, क्यों, क्योंकि उस समय सारी समझ नहीं पाते कि संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने एक बात लिखी साहब, क्या एक संज्ञा लिख दी सर मैंने आदमी, क्या लिख दी मैंने, एक संज्ञा क्या लिखी मैंने आदमी, संज्ञा क्या लिखी मैंने आदमी, ठीक है ना, संज्ञा क्या लिखी आदमी। ऐसा मत कहो कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, अगर वहां पर क्वालीफाई नहीं हुए ना तो बाकी के सब्जेक्ट में क्वालीफाई, मतलब बाकी के पेपर चेक भी नहीं होंगे, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में क्वालीफाई करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना, अत्यंत बेहद जरूरी है, समझो, ध्यान लगाओ, ठीक है ना, ध्यान लगाओ। बाकी के सब्जेक्ट कोई फायदा नहीं पढ़ने का, क्यों, क्योंकि क्वालीफाई नहीं होगी तो फिर क्या ही चीज, ठीक है ना। हिंदी के हमें मानता हूं सवाल ज्यादा है और शायद आप उसको रिलेट कर पाते होंगे क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान लगाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब देखो पूरा ध्यान लगाओ, ध्यान से समझने के प्रयास करो। देखो मैंने एक संज्ञा लिख दी आदमी, क्या लिखी मैंने आदमी, मैंने तो पहले तो इसका मतलब समझने का प्रयास करो। मैंने क्या लिखा, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं सर। क्या विशेषण, पहले तो सर इस मर्यादित का अर्थ और व्याप्ति का अर्थ समझो। संज्ञा की व्याप्ति कहते हैं सर फैलाव को, व्याप्ति किसको कहते हैं, फैलाव को। मर्यादित कहते हैं सर रोकथाम को, किसको कहते हैं, रोकथाम को। यानी इनडायरेक्ट वे में मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के फैलाव को रोकेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण। यानी संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी संज्ञा के फैलाव को रोकने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक संज्ञा लिखी थी मैंने आदमी, क्या लिखी मैंने, पूरा ध्यान बोल पर, सर एक संज्ञा लिखी आदमी,
अभी इस शब्द का फैलाव बहुत ज्यादा है। कैसे? आदमी में सर गोरे, काले, नाटे, अच्छे, बुरे, ये वो फलाने, अलग अलग किस्म के आदमी हो सकते हैं, ठीक है ना? अलग अलग किस्म के आदमी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तरीके के आदमी। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक शब्द जोड़ दूं, मैं कह दूं काले, क्या कहूं मैं? काले आदमी। इसका मतलब ये है कि अब सर गोरे, नीले, पीले, सफेद, अलग अलग किस्म के आदमियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ उन आदमियों की बात कर रहा हूं जो कि काले हैं। मतलब पहले इस वाले शब्द का फैलाव बहुत ज्यादा था। क्या था? बहुत ज्यादा आदमी, मतलब बहुत ज्यादा आदमी, बहुत ज्यादा आदमी। पहले इस वाले शब्द का फैलाव बहुत ज्यादा था। जैसे ही मैंने इसके आगे काले जोड़ा या काला जोड़ा या काले जोड़ा, अब मैं केवल उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो कि काले हैं, जो कि काले हैं, जो काले हैं। यानी सर इस संज्ञा के फैलाव को इस शब्द ने कंट्रोल किया। जिस शब्द ने कंट्रोल किया इसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। बात पहले बड़ी कुछ जैसे मैं सर यहाँ से ना, अब देखो मैंने ये लाल को हटा दिया, मैंने कहा फूल। अब फूल में सर ये है संज्ञा, इसका फैलाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब लाल, नीले, काले, सफेद, हरे, अलग अलग किस्म के फूल। लेकिन अगर मैं इसके सामने कह दूं लाल, तो अब मैं केवल उन फूलों की बात कर रहा हूं जो कि लाल है। यानी इस संज्ञा के फैलाव को इस शब्द ने कंट्रोल किया, इस शब्द ने रोकथाम करी, जिस शब्द ने रोकथाम करी वह शब्द विशेषण होगा। बात पहले बड़ी जरूरी बात है, बात पहले पढ़ो। यानी विशेषण उन वह शब्द भी होते हैं जो संज्ञा के फैलाव को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? जो संज्ञा के फैलाव को कंट्रोल करता है। हाथ मिला करो, बात पता चली कुछ? संज्ञा के फैलाव को रोकने वाले शब्द क्या है? विशेषण। ठीक, ये बात अब सार्वनामिक विशेषण पर लागू करो, ठीक है ना? सार्वनामिक विशेषण पर लागू करो। ठीक, जैसे मैंने कहा, मैंने एक शब्द लिखा आदमी। क्या कहा मैंने? आदमी। क्या कहा मैंने? आदमी। जैसे मानकर चलो मैंने एक वाक्य लिखा, यह है आदमी, यह आदमी रो रहा है, यह आदमी रो रहा है। क्या है? यह आदमी रो रहा है। ध्यान से समझो, मैं अगर इसके आगे से यह को हटा दूं, इसको हटा दूं, यह को, और सर ये जो संज्ञा है आदमी, इस संज्ञा में अलग अलग किस्म के आदमी, सर लाखों की संख्या में है आदमी, करोड़ों है, अरबों है, ठीक है ना? अरबों है। अब सर इसमें ना बहुत ज्यादा आदमी है, अरबों, खरबों, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह दूं यह आदमी, यानी मैं अब किसी एक की तरफ इशारा कर दूं यह आदमी, बाकी के संसार के पूरे विश्व के आदमियों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ कि यह आदमी। यानी क्या इस शब्द ने इसके फैलाव को कंट्रोल नहीं किया? जरूर किया। कि सर अगर मैं यह प्रयोग नहीं करता तो आदमी रो रहा है, पूरे संसार में असंख्य आदमी है, असंख्य है, मुझे नहीं पता। लेकिन सर मैं अगर इसके फैलाव को कंट्रोल करके लिख दूं यहाँ पर यह आदमी, तो क्या क्या इसका फैलाव थोड़ा बहुत रुका? कि सर अब थोड़ा क्या बहुत रुका कि सर जी यह आदमी। अब बाकी के आदमियों से मुझे कोई लेना देना नहीं, अब मैं केवल यह की बात कर रहा हूँ कि किसी एक के बारे में कि यह आदमी। यानी सर इस शब्द ने इस संज्ञा का फैलाव कंट्रोल किया, और फैलाव कंट्रोल किया तो ये शब्द होगा विशेषण। क्यों? क्योंकि संज्ञा के फैलाव को रोकने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। ये वाला शब्द क्या होगा? विशेषण। लेकिन सर ये विशेषण तो होगा, लेकिन यह जो शब्द है ना, यह शब्द सर सर्वनाम का मूल शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम का मूल शब्द। अगर ये सर्वनाम का मूल शब्द है तो मैं इसको कह दूंगा कि सर ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। बात पहले बड़ी, बात पहले बड़ी नहीं बड़ी? एक आध एग्जांपल और बताओ, ध्यान से समझो। जैसे देखो मैं कहूं बच्चा खेल रहा है, एक वाक्य लिखा मैंने कि क्या लिखा? बच्चा खेल रहा है। अब सर बच्चा जो है ना, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं सर, असंख्य होंगे, खूब सारे बच्चे आपके गांव में बहुत होंगे, आपके शहर में बहुत होंगे, आपके राज्य में बहुत होंगे, पूरे भारत में बहुत है, या पूरे विश्व में बहुत है, ठीक है ना? मुझे क्या पता कि कौन सा बच्चा खेल रहा है, लेकिन अगर मैं इसके फैलाव को कंट्रोल कर दूं, मैं कह दूं कि यह बच्चा खेल रहा है, यह बच्चा। तो सर अब मैं किसी एक बच्चे की तरफ इशारा करके कह रहा हूं कि यह बच्चा, यानी इसके फैलाव को हमने कंट्रोल किया तो सर ये जो होगा ना विशेषण होगा। संज्ञा के फैलाव को रोकने वाला शब्द, संज्ञा के फैलाव को रोकता है ये शब्द, इस वजह से सर्वनाम का शब्द है, तो मैंने कह दिया ये सार्वनामिक, क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है ना? क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, बात पहले बड़ी क्लियर, क्लियर। यानी अभी तक देखो दो तरीके बढ़े हैं, दो तरीके मतलब मैंने कहा यह मेरा मकान है, हमें पता चला कि यह जो शब्द है ना इसके बाद तुरंत मेरा है। अगर यह के तुरंत बाद वह वस्तु हो जिसकी तरफ उसने इशारा किया कि सर यह मकान, तब तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। फिर ये सर्वनाम नहीं होगा सर, फिर ये विशेषण होगा और सार्वनामिक विशेषण। दूसरा तरीका, फिर मैंने कहा कि सर संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी एक और परिभाषा है, संज्ञा के फैलाव को रोकने वाला, यानी संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो यहाँ पर क्या है? आदमी। आदमी की व्याप्ति मर्यादित करने वाला जो शब्द होगा वो ये है, छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन। क्या कि सर यहाँ पर क्या है ना? रुको अभी नहीं, अभी नहीं, पहले तीसरे नियम को पढ़ो, पहले तीसरे को, अन्यथा भटक जाओगे। पहले तीसरा नियम, एक बार पहले तीसरा नियम, देखो पहले तीसरा नियम, ये रामबाण नियम है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना? इसको नहीं भूलना है, रामबाण नियम। ज्यादातर वाक्यों में ये प्रयोग होगा, हालांकि कभी कभी तो किसी किसी वाक्य में आपको इससे उत्तर मिल जाएंगे, किसी किसी वाक्य में इसको लगाने से उत्तर, लेकिन ज्यादातर वाक्यों में इस वाले नियम को लगाने से उत्तर मिलेंगे। देखो हमने पढ़ा था कि मैंने कहा कि आदमी, या मैं कहूं जैसे मैं कोई भी वाक्य लिखूं, जैसे मैं कहूं कि आदमी, आदमी रो रहा है, एक वाक्य लिखा हमने, आदमी रो रहा है, ठीक है ना? आदमी रो रहा है, एक वाक्य लिखा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साहब ये आदमी शब्द क्या है, तब आप क्या कहोगे? सर जी आदमी तो संज्ञा है, आदमी तो संज्ञा है। ठीक, मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर अगर मैं सर्वनाम लिख दूं कि वह रो रहा है, वह रो रहा है, अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये जो शब्द है ये सर्वनाम है। हाँ सर बिल्कुल, कि सर ये क्या है? ये संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द है सर्वनाम। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिस जो संज्ञा लिखी गई हो उसी के लिए सर्वनाम उसके साथ आ जाए, यानी संज्ञा एवं सर्वनाम एक साथ आ नहीं सकते। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि संज्ञा भी आ जाए सर्वनाम, क्योंकि दोनों एक ही का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। या तो संज्ञा लिखो या संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम लिखो। यानी अगर मैं एक वाक्य और लिखता हूं, पूरा ध्यान बोलता हूं, ध्यान से समझना है ना, पूरा ध्यान से। जैसे मैंने अगर एक वाक्य और लिखा, मैंने सर यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सर्वनाम भी लिखा, लिखा यहाँ पर सर्वनाम, मैंने यहाँ पर भी संज्ञा भी लिखी, लिखी मैंने संज्ञा, और मैंने लिखा कि वह आदमी रो रहा है। तो सर ये क्या है? ये है सर, ये है सर्वनाम। जैसा कि सर हमें पता चला कि सर ये सर्वनाम है, ये है सर संज्ञा, ये क्या है? ये है सर संज्ञा। अब हमें मुझे पता है कि सर जिस शब्द के लिए आपने सर्वनाम का प्रयोग किया, या तो इसका प्रयोग करो या फिर इसका प्रयोग, दोनों का प्रयोग एक साथ हो नहीं सकता। और फिर भी अगर जबरदस्ती से प्रयोग कर दिया तो ये शब्द सर्वनाम नहीं, फिर ये विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण। क्योंकि ये कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं सकती, जिसके लिए आपने सर्वनाम लिखा है वो भी शब्द आ जाए और संज्ञा भी आ जाए, ये कभी फॉलो नहीं होगी। यानी फिर ये सर्वनाम नहीं होगा सर, फिर विशेषण कंसीडर कर लिया जाएगा और विशेषण बनेगा फिर सर्वनाम का शब्द, और इसको कह देंगे फिर सार्वनामिक विशेषण। क्या कह देंगे? सार्वनामिक विशेषण। बात पहले बड़ी नहीं बड़ी, एक और एग्जांपल, ठीक है ना? एक और जरूरी बात है, समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अरे रुको जरा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, एक आध एग्जांपल पढ़ लो। जैसे मैं कहूं बच्चा, क्या कहूंगा? बच्चा रो रहा है, क्या लिख दिया मैंने? बच्चा रो रहा है, एक बात लिखा। मुझे पता है कि सर ये जो बच्चा है ना ये संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है,
इसकी जगह पर मैं लिख दूं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द कोई, कोई रो रहा है, ठीक है ना, कोई रो रहा है। मैंने कहा कि ये जो कोई है ना, ये सर सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर आया है, लेकिन अनिश्चय करा रहा है कि जो रोने वाला है मुझे नहीं पता कि कौन है। तीसरी संज्ञा है, ये संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये शब्द है। लेकिन अगर अगर मैं कोई वाक्य ऐसे लिखूं जहां पर सर्वनाम भी आ जाए और संज्ञा भी, यानी अगर मैंने एक वाक्य ऐसे लिखा कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, और इसी बात को हम पढ़कर आए कि आपने संज्ञा भी लिख दी और संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम, यानी संज्ञा के साथ सर्वनाम, ऐसी कंडीशन कोई रहेगी ही नहीं, ऐसी कंडीशन कोई फॉलो नहीं होगी। और अगर फिर भी अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो सर ये जो होगा ना, ये फिर आप सर्वनाम नहीं है, अब ये विशेषण है, और ये विशेषण बना है सर्वनाम का शब्द, इस वजह से इसको बोल देते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या बोल देंगे? सार्वनामिक विशेषण। समझ पा रहे हो? नहीं, जटिल बात है लेकिन समझ नहीं है। अभी इसके बहुत सारे सवाल हम करेंगे भी, लेकिन देखो सबसे पहला जो नियम हमें पता चला कि सर जिस वस्तु, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, जिस वस्तु की तरफ संकेत होगा वह तुरंत सर्वनाम के अगर बाद में है तब तो सर ये जो शब्द है ना, सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा तरीका हमें पता चला कि सर दूसरे तरीके में हमने सीखा कि संज्ञा के फैलाव को रोकने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने सर यहाँ पर आदमी का फैलाव रोक दिया, यह आदमी, आदमी सर बहुत ज्यादा होंगे, मैंने कह दिया कि यह आदमी, यानी असंख्य आदमियों में से मैं केवल एक की बात कर रहा हूँ, फैलाव को रोक दिया, फैलाव को रोका, तो ये शब्द विशेषण होगा जो कि सर्वनाम का शब्द है, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा तरीका जो हमने पढ़ा कि सर संज्ञा के साथ सर्वनाम एक साथ नहीं आते, या तो आप संज्ञा का प्रयोग करिए या फिर आप सर्वनाम का, दोनों का प्रयोग अगर एक साथ करोगे तो जो सर्वनाम है ना फिर वो सर्वनाम रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन आ नहीं सकती, तो सर फिर क्या होगा, ये विशेषण बन जाएगा, और विशेषण बनेगा तो फिर सर्वनाम का शब्द विशेषण बनेगा, फिर हम कह देंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। यानी मैंने कहा आदमी रो रहा है, ये संज्ञा है, वह क्या है, वह इसके स्थान पर आने वाला शब्द है, दोनों का प्रयोग एक साथ होगा तो फिर ये सर्वनाम नहीं होगा, फिर ये क्या कहलाएगा? विशेषण, और ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि बात पल्ले किसके पढ़ गई, ठीक है ना, बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी, पढ़ गई, ठीक है, पढ़ गई, अरे बोलो रे, क्लियर, क्लियर, बात पल्ले पड़ी। तीनों नियम पता चले, एक बार फिर से देखो। पहला नियम जो देखा वो देखा था सर जिस वस्तु की तरफ संकेत वो तुरंत इसके बाद में। दूसरा, संज्ञा के फैलाव को रोकने वाले शब्द क्या होते हैं, जैसे देखो मैंने कहा आदमी, आदमी के फैलाव को मैंने रोक दिया तो इस वाले शब्द ने रोका, ये वाला शब्द विशेषण। उसके बाद से मुझे पता चला संज्ञा के स्थान पर आता है सर सर्वनाम, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, अगर होगा तो वह शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। अब यहाँ पर इतनी सरल बात होती तो फिर क्या ही बात है, ठीक है ना। छोटा सा पेज और फंसा है क्या कि सर जब ये कंडीशन बनेगी, जब ये कंडीशन बनेगी, देखो इस बात को यहाँ समझो कि सर अभी हमने क्या सीखा कि सर संज्ञा, क्या सीखा, जैसे मैंने कहा संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, ये दोनों एक साथ नहीं प्रयोग होते, दोनों एक साथ प्रयोग होंगे तो सर ये हो जाएगा फिर विशेषण, और विशेषण में सर्वनाम का शब्द विशेषण बनेगा और ये हो जाएगा फिर सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, बात पल्ले पड़ी, ठीक। अब दिक्कत कहाँ हो गई ना, देखो बस एक बात ध्यान में रखना, ये जो संज्ञा होनी चाहिए ना, ये जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। कैसी संज्ञा? जातिवाचक। तब ये चीजें लागू होंगी। मतलब जैसे देखो मैंने कहा कि राम आम खा रहा है, क्या लिखा मैंने? राम आम खा रहा है, क्या लिखा मैंने? राम आम। सर राम की तो संज्ञा है, राम के स्थान पर अगर मैं लिख दूं कि वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, पूरा ध्यान बोलना, ठीक है ना, सावधानी से सुनो, वह आम खा रहा है। मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये शब्द सर्वनाम है, ये शब्द क्या है? ये शब्द संज्ञा, और ये शब्द क्या है? ये शब्द सर्वनाम। ठीक, ये सब क्या है? मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि वह राम आम खा रहा है, वह राम आम खा रहा है, वह राम आम खा रहा है, ठीक है ना। ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, जब ऐसा कोई वाक्य नहीं बनेगा तो इसमें सर्वनाम, इसमें विशेषण चुनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ये संभव कब है? ये संभव सर अब होगा, ये संभव कब होगा? ये संभव देखो अब होगा जब मैंने एक और वाक्य लिखा, मैंने अब राम की जगह संज्ञा लिख दी आदमी, आम खा रहा है, आदमी आम खा रहा है, और मैं आदमी की जगह यानी इस संज्ञा की जगह लिख दूं वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, ठीक है ना। ये संभव हो सकता है कि सर वह आदमी आम खा रहा है। क्यों? क्योंकि सर अब ये जो आदमी है ना, ये आदमी अभी जातिवाचक संज्ञा है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये वाला वाक्य शुद्ध नहीं है कि सर वह आदमी आम खा रहा है, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये जो वह होगा ना, फिर हम कहेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं आएंगे, अभी विशेषण होगा, और विशेषण होगा तो सर ये सर्वनाम का शब्द है, इस वजह से मैं कह दूंगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण है। बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी, फिर बोलो रे कि सर ये तब संभव होगा जब इसके बाद कोई जातिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वाक्य सही नहीं है, वाक्य सही नहीं है तो इसमें मैं क्या ही चुनूं, इसमें मैं क्या ही चुनूं, ठीक है ना, इसमें मैं क्या ही चुनूं, ठीक, इसमें क्या ही चुनूं, यानी ये अब होगा सर, क्या ये अब होगा? सार्वनामिक विशेषण। रिजल्ट नहीं गए, समझ पा रहे हो? रिजल्ट नहीं गए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं चलना है, रस्सी को पकड़ के रखो टाइट, ठीक। ये वाक्य शुद्ध नहीं है, वाक्य शुद्ध नहीं है तो इसमें कभी-कभी चयन करके बताना कि भाई यहाँ भी कुछ वाक्य गलत है, चयन ही नहीं कर सकते। बीपीएससी ने पूछा हुआ है ये, ठीक है ना, बीपीएससी ने, क्योंकि और एक विकल्प था कि सर इसमें चयन किया नहीं जा सकता, इसी आधार पर था, तो वही इसका विकल्प ठीक होगा। जैसे देखो मैं अगर आपसे अगर थोड़ा सा और इसके डिटेल में बातचीत करूं, मैं अगर यहाँ पर कहाँ गए सर्वनाम, हाँ ये सर सर्वनाम के हमने 11 शब्द पढ़े, क्या शब्द पढ़े? सर्वनाम के हमने 11 शब्द पढ़े। 11 शब्द में से दो बातों पर ध्यान रखिए कि सर ये जो सर्वनाम है ना, ये जो है इनसे सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता, इनसे सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता, सार्वनामिक विशेषण इनसे नहीं बनेगा, इनसे सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। तो कि सर एक वह से सार्वनामिक विशेषण बन सकता है कब? जब वह के बाद कोई जातिवाचक संज्ञा लिखी, वह से सार्वनामिक विशेषण बन सकता है जब वह के बाद कोई जातिवाचक संज्ञा हो, जैसे कि अभी हमने देखा। मैंने कहा वह से बन सकता है कब? जब उसके बाद कोई जातिवाचक संज्ञा लिखी हो। ऐसे अगर वह से कोई और संज्ञा लिखी होगी तो ऐसा संभव नहीं है। एक एमपीपीएससी का भी सवाल था कि निम्नलिखित में से किसके सर्वनाम से विशेषण नहीं बन सकता? एक निजवाचक से, पुरुषवाचक से, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के शब्द से बन सकता है कब? जब उसके बाद कोई जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे देखो पढ़ जाओगे तो सवाल को उत्तर बताओ, तो सवाल को उत्तर बताओ, रुक देना, ठीक है ना। पहला वाक्य बताओ वह क्या है? क्या लिखा मैंने? वह पुस्तक पढ़ रहा है। ध्यान से उत्तर करोगे तो कर पाओगे, समझा होगा तो, अन्यथा देखो बताने की जिम्मेदारी एक बार नहीं 50 बार मेरी है। जब तक हर किसी विद्यार्थी को क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे चलेंगे भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं नहीं चाहता कि आप थोड़े बहुत भी वीक रहे। जैसे देखो मैंने एक शब्द, मैंने संज्ञा लिख दी बालक, लिख दी बालक, मैंने कह दिया कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, क्या कर दिया? बालक पुस्तक पढ़ रहा है। बालक क्या है सर? बालक है सर संज्ञा, बालक क्या है? संज्ञा, और इस संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये शब्द क्या है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। कि सर जी संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये जो शब्द वह है, इस संज्ञा के स्थान पर, कि यहाँ पर था बालक, बालक के स्थान पर क्या है? वह सर्वनाम है, यहाँ पर वह केवल सर्वनाम। लेकिन दूसरे वाले वाक्य की अगर मैं बातचीत करूं कि सर आपने संज्ञा भी लिख दी और आपने सर्वनाम भी,
आपने संज्ञा भी लिख दी और आपने सर्वनाम भी। अब ये जो वह होगा, अब बताओ कि वह क्या होगा? बात पहले पड़ी, देखो यहाँ पर देखो कि सर बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस बालक संज्ञा की जगह पर मैंने लिख दिया कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला वह जो शब्द होगा वह तो होगा सर्वनाम। लेकिन कि सर आप यहाँ पर संज्ञा को भी लिख दो, आप यहाँ पर सर्वनाम को भी, ये कंडीशन कभी स्वीकार नहीं है और कभी स्वीकार नहीं है, तो अब ये जो वह होगा ना सर्वनाम नहीं विशेषण होगा। और विशेषण में सर्वनाम का शब्द विशेषण बना है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। बात पहले बड़ी समझ पाए? ठीक, दूसरे वाक्य को पढ़ो। जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं। सर जी जो पढ़ेगा वो सफल होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वह सफल होगा, ये क्या है? ये सर अगर मैं इसको यहाँ देखूं कि सर ये संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, संबंध बता रहे हो सर आप। और सर्वनाम में तो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आप संज्ञा भी लिख दो और सर्वनाम भी, ना ना, अब नहीं होगा सर। यानी सर जो बच्चे पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, अब सर आप ऐसा कर नहीं सकते और कर रहे हो तो सर अब वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, अब वो विशेषण है। और विशेषण कौन सा होगा? ये विशेषण होगा। विशेषण में भी सर सर्वनाम का शब्द यानी संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण होगा। बात पहले पड़ी समझ पाए? पहले वाले वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। और दूसरे वाले वाक्य में संज्ञा के साथ नहीं आएगा, या तो संज्ञा का प्रयोग करो कि बालक पढ़ते हैं तो सफल होते हैं। अगर आपने बालक की जगह लिखा है जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, तो बच्चे और बालक मतलब बच्चे और जो दोनों एक साथ नहीं आएगा। डायरेक्ट लिखो संज्ञा के साथ कि बालक पढ़ते हैं तो सफल होते हैं, यानी बच्चे पढ़ते हैं तो सफल होते हैं, या लिखो बच्चे के स्थान पर जो पढ़ते हैं वो सफल होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर आएगा तो सर्वनाम होगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और दोनों एक साथ आ गए तो सर अभी विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, मैंने कहा कौन जा रहा है, बताओ ये कौन क्या है? एक वाक्य लिखा जी मैंने, ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा आदमी जा रहा है। क्या लिखा मैंने? आदमी जा रहा है। अगर मैं इस आदमी की जगह पर कौन लिख दूं तो सर संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये जो शब्द होगा ये सर्वनाम होगा। जहां से आपको प्रश्न पूछे जाने का प्रयास है कि कौन जा रहा है, कि सर ये सर्वनाम होगा और वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं इस कौन को भी यहाँ पर जोड़ दूं, मैं पूछ दूं कि अब मुझे बताओ कि कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी जा रहा है, अब बताओ भाई कौन आदमी जा रहा है, ये कंडीशन स्वीकार नहीं होगी कि सर आपने संज्ञा भी लिख दी और आपने सर्वनाम भी। अब ये जो सर्वनाम होगा ना, अब ये विशेषण होगा, और ये विशेषण होगा कौन सा? सार्वनामिक। कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम का शब्द है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है ना? क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। सेम कि सर मैं कहता हूं कि बच्चा रो रहा है, और बच्चे के स्थान पर अगर मैंने इस वाले शब्द का प्रयोग किया कि कोई रो रहा है, इसका मतलब क्या है? बच्चा के स्थान पर आने वाला ये जो शब्द होगा, जैसे देखो एक शब्द लिखा दिया मैंने लिखा कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो इस बच्चे के स्थान पर आने वाला ये शब्द है सर क्या? सर्वनाम, कि कोई रो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि कोई बच्चा रो रहा है, अब सर ये सर्वनाम नहीं है, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आएंगे तो ये सर्वनाम नहीं, अभी विशेषण होगा। विशेषण में कौन सा? बताओगे? बात पहले पड़ी, बात पहले पड़ी, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, अन्यथा भले ही इसके अगली क्लास का, इसके अगली भी क्लास अगर उसके भी अगर अगली भी क्लास की बात होगी ना, तब भी हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसको समझाएंगे जरूर आपको। ठीक है ना? तो समझाएंगे जरूर। बात पहले पड़ गई, अंतर कर पाओगे? कर पाओगे? तो एक बार ना अपनी पीठ पर शाबाशी दो, अच्छे अच्छे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना? अच्छे अच्छे बच्चे अंतर कर नहीं पाते हैं, ये सब वास्तविक रूप से ये है क्या? ठीक है ना? अगर आप इसको समझ गए तो ये आपकी खूबी है। क्या है? ये आपकी खूबी है कि आपने इसको समझ लिया। ठीक, एक बार क्लास फिर से देखने का प्रयास आपको करना है जरूर, भले ही दुगनी स्पीड पर ही सही, क्योंकि मेरी स्पीड स्लो रही है, भले ही दुगनी पर ही सही, लेकिन जरूर देखने का प्रयास करना। ठीक है ना? एक चीज स्पष्ट तरीके से उसके बाद क्लियर होगी, फिर कल हम करेंगे इसके सवाल। क्या करेंगे? कल इसके कुछ सवाल पर प्रैक्टिस होगी, और सवाल पर प्रैक्टिस होने के बाद फिर आगे की बातचीत होगी। ठीक है ना? ठीक, क्या करना? एक बार क्लास को फिर देखना, अच्छा टॉपिक है और सवाल आते हैं क्योंकि देखो ये बातें ना किताबों में नहीं है, किताबों में केवल एक लाइन में है कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषता बताएं, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण की तरह कार्य करें उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कभी पल्ले नहीं पड़ेगी बात, लेकिन एक बार अगर क्लास अगर आपने फिर से देखी तो समानता चीजें स्पष्ट तरीके से और सामने आ जाएंगी। ठीक है ना? स्पष्ट तरीके से। अच्छा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक के साथ साथ ना कुछ चीजें डाउट के रूप में भी होंगी, लेकिन कल वाली क्लास में हम उन डाउटों को भी और बाकी की बातों को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, पहुंचो फटाफट से आप अभी अपनी मैथ वाली क्लास में फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है? फिर कब मिलेंगे? कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। विशेषण, वो टॉपिक था सर जिसका नाम था विशेषण। ठीक है ना? टॉपिक था विशेषण। विशेषण के अंतर्गत सर कुछ बातों के बारे में हमने और आपने जानकारी दी कि सर विशेषण के सबसे पहले सर हमने पढ़े थे अंग, कि विशेषण के अंग कितने होते हैं, या इसी को सर हमने वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर इसके भेद बताने का प्रयास किया। फिर सर हमने इसके प्रकार पढ़े जो कि वास्तविक इसके प्रकार थे। अब बारी है सर इसकी अवस्थाओं की। इसकी बारी अवस्था, अवस्था मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, अगर ठीक तरीके से समझना है तो 10 मिनट के अंतर्गत आप इसकी अवस्था, अवस्था से मेरा मतलब ये है कि हम डिग्री जो इंग्लिश में पढ़ते हैं सुपरलेटिव कंपैरेटिव वही है। ठीक है ना? वही उसको ही हिंदी में अवस्था बोलते हैं, और ये 3 प्रकार की होती है। एक जो अवस्था है सर उसका नाम है मूल अवस्था। अच्छा कल वाली क्लास किसने दोबारा देखी थी? ठीक है ना? मूल अवस्था, और एक जो है उत्तरावस्था, और एक जो है उत्तम अवस्था। कल वाली क्लास समझ में आई? कल वाली क्लास समझ में आई? जरूरी है कल वाली क्लास, भले ही दोबारा देखनी पड़े, लेकिन कल वाली क्लास को बेहद अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करना है। ठीक है ना? हाँ, और मुझे भरोसा है आप पर। ठीक है ना? समानता इस बैच की तारीफ मैं दूसरे बैचों में भी करता हूँ। दूसरे बैच मतलब बहुत सारे बैच हैं जैसे एमपीपीएससी और भी कहीं यूपीपीसीएस। तो उन बैचेस में जब कहीं पर किसी भी विद्यार्थी का एग्जांपल देने की बारी होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे सिंसियरली जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस बैच के हैं, बड़े शानदार तरीके से आप पढ़ते हैं। ठीक है ना? बड़े शानदार तरीके से आप पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए, मुझे टाइम नहीं मिला, अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं मिला, लेकिन समझ में तो आई ना कल की क्लास, जरूरी है वो तीनों के तीनों नियम। एक ऐसा जिसका नाम है उत्तम अवस्था, आज इसको लपेटने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आज इसको लपेटने का प्रयास करते हैं। मूला, उत्तरा और उत्तमा, तैयार है? मुझे एक ही बार में समझ में आ गई, फिर तो ठीक है सर। फिर तो ये तो आपके समझने की हम दाद देने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए कल वाली क्लास में नहीं, देखो ये तो ये तो तौहीन है मेरी। ठीक है ना? कुमारी जी बोल रही हैं करिश्मा जी कि गुरुजी कल वाली क्लास हमारी तो पल्ले नहीं पड़ी। मेरा यकीन मानिए उससे सरल तरीका नहीं है। मैं ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि और कोई टीचर मुझसे अच्छा पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मैंने अपना 100% दिया। ठीक है ना? क्योंकि वो सबसे सरल तरीका था, हालांकि उस तरीके को समझने के लिए ना बहुत धैर्य चाहिए। ठीक है ना? धैर्य चाहिए, अच्छी बात है। सर जी आपके अलावा कोई तारीफ नहीं करते हैं, क्यों भाई क्यों नहीं करते हैं? सब तो तारीफ करते हैं, सब तारीफ करते हैं आपकी। ठीक है ना? सब तारीफ करते हैं आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? फटाफट से टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक कैसा? अवस्था, अवस्था से मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है ना? ये सब हमें अवस्थाएं इसकी पढ़नी है। स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान देना है ना,
कि सर हमें पढ़नी है अवस्था, अवस्था कितने प्रकार की होती है? सब तीन। और ये जो तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं हमें ऐसे समझने का प्रयास करना है कि मूलावस्था में तो जो विशेषण होगा ना अपने मूल रूप में होगा, किसमें होगा? अपने मूल रूप में। उत्तरावस्था में जो विशेषण होगा सर वो तुलनात्मक अवस्था में होगा, यानी तुलना करेगा, क्या करेगा? तुलना करेगा। और उत्तमावस्था में वह विशेषण सर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को दिखाने का प्रयास करेगा। किस रूप को? अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को। मैं एग्जांपल के माध्यम से थोड़ी बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल लिखा और मैंने लिख दिया कि मैंने लिखा कि राधा सुंदर है, ठीक है ना? क्या लिखा मैंने? राधा सुंदर है। तो सर केवल मैं राधा की विशेषता बता रहा हूँ कि राधा सुंदर है और विशेषण अपने मूल रूप में है। मूल रूप में तो सर इसको मैं कहूंगा मूलावस्था। ये वाला वाक्य किसमें है? मूलावस्था में। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं तुलना करते समय, मैं कह दूं राधा श्यामा से, श्यामा मेरी बेटी का नाम है, ठीक है ना? राधा श्यामा से, राधा श्यामा से अधिक सुंदर है। अगर मैंने कोई वाक्य ऐसे लिख दिया कि राधा श्यामा से अधिक सुंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब मैंने इस वाले विशेषण का प्रयोग तुलना करने के लिए किया और तुलना करने के लिए किसमें? राधा और श्यामा में। राधा और श्यामा में से राधा अधिक सुंदर है, मैंने ऐसे कहा। यानी विशेषण का प्रयोग अगर तुलना करने के लिए होगा तो ये इसकी उत्तरावस्था है विशेषण नहीं, लेकिन सर अपने उत्तरावस्था के रूप में प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ? उत्तरा। कि सर जहां से विशेषण सर्वश्रेष्ठ अवस्था को दिखाए, मतलब मैं कह दूं कि सर राधा सबसे सुंदर है। अगर मैं कुछ ऐसे कह दूं तो राधा सबसे सुंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि राधा से सुंदर अब और कोई नहीं। राधा सबसे सुंदर है, ठीक है ना? राधा सबसे सुंदर है, इसका मतलब राधा से सुंदर कोई है ही नहीं। तो ये सर विशेषण की उत्तम अवस्था है। लेकिन सर अगर इतनी ही बात सरल होती तो परीक्षक तो पता नहीं क्या, फिर तो वो खुशियां मनाने का प्रयास करता। लेकिन सर परीक्षक हमें चैन से बैठने थोड़ी ना दे देंगे, वो तो सर अच्छे खासे सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। यहाँ से सर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है क्या कि सर ये ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मूल अवस्था में कई बार ना विशेषण इस तरीके से प्रयोग होता है, जैसे मैंने लिख दिया सुंदर, तो सर ये विशेषण अपने मूल रूप में है। कई बार हम ऐसे भी प्रयोग करते हैं कि किसी किसी बात में सुंदरतर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सुंदरतर। और सुंदरतर लिखने का मतलब क्या है कि सर यह विशेषण तुलना कर रहा है। तर का प्रयोग अगर अंत में किया तो सर ये अपनी उत्तरावस्था को दर्शा रहा है। ध्यान रखना, अभी हम इसके वाक्य भी पढ़ेंगे। और कई बार सर हम किसी किसी बात में ऐसे भी प्रयोग करते हैं सुंदरतम। क्या प्रयोग करते हैं? सुंदरतम। क्या प्रयोग करते हैं? सुंदरतम। और सर मैंने तम का प्रयोग कर दिया है तो इसका मतलब ये अपनी उत्तम अवस्था को दर्शा रहा है। ध्यान से पढ़ो। कि सर मैंने कहा मूल अवस्था में तो मूल रूप में, कि सर उत्तरावस्था तुलना दिखाती है। तुलना तो या तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो कि राधा श्यामा से अधिक सुंदर है। राधा श्यामा से अधिक सुंदर है तो इस सुंदर का प्रयोग तुलना करने के लिए हुआ, उत्तरावस्था है। कई बार ऐसे भी विशेषण प्रयोग होता है सुंदरता, इसका भी मतलब होता है तुलना होगी। सर ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था को दिखाएगा, राधा सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। इसकी जगह से आप सुंदरतम का भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी दिखाएगा कि ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, तम का प्रयोग है, उत्तम अवस्था है। इनसे देखो वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे मानकर चलिए अगर मैंने एक वाक्य लिखा, ये देखो परीक्षा सवाल पूछती है, अगर मैंने ऐसे सवाल लिख दिया कि राधा सुंदरतम है, कर दिया मैंने राधा सुंदरतम है, इसका भी मतलब क्या होगा कि सर राधा सबसे सुंदर है। यानी तम का प्रयोग है, तम का प्रयोग तो सर ये अपनी उत्तम अवस्था को दर्शा रहा है। आगे चलकर पढ़ेंगे हम अशुद्धि। क्या पढ़ेंगे? अशुद्धि। अशुद्धि में यहाँ से अशुद्धि को बनती है। अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया कि राधा, क्या लिख दिया आपने? अगर आपने लिख दिया कि राधा सबसे सुंदरतम है, तो सर अब ये वाला वाक्य गलत है। ऐसा कोई वाक्य शुद्ध नहीं होता, बिल्कुल गलत वाक्य है। क्यों? या तो ऐसे लिखो कि राधा सबसे सुंदर है, या ऐसे लिखो कि राधा सबसे सुंदरतम है। क्यों? जब जब सबसे का प्रयोग होगा तब तक तम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। दोनों सर्वश्रेष्ठ अवस्था को दर्शाने के लिए प्रयोग होते हैं। कि अगर आपने तम का प्रयोग किया इसका मतलब इससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं, तो फिर सबसे का प्रयोग नहीं होगा। और सबसे का प्रयोग किया है तो फिर तम का प्रयोग नहीं होगा। यानी पढ़ने में लगता है शुद्ध वाक्य कि राधा सबसे सुंदरतम है, गलत वाक्य है। ऐसा कोई वाक्य नहीं होता। इसमें ना तो हम विशेषण का चयन करेंगे ना ही विशेषण की अवस्था, ठीक है ना? अशुद्ध वाक्य। अच्छा, या तो ऐसे कि राधा सुंदरतम है, सर तम का प्रयोग है, यानी सर सर्वश्रेष्ठ अवस्था उत्तम अवस्था है, ठीक है ना? या ऐसे लिखो कि राधा सबसे सुंदर है, इसका भी मतलब वही है, ठीक है ना? अच्छा, सेम सर ये चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि सर अगर मैं इस वाले वाक्य को ऐसे लिखूं, एक मिनट, हाँ, जैसे देखो एक वाक्य में और बनाओ और एक वाक्य में ऐसे लिख दूं कि राधा श्यामा से, राधा श्यामा से सुंदर, राधा श्यामा से सुंदरतर है। क्या लिख दिया मैंने? राधा श्यामा से सुंदरतर है। इसका मतलब ये है कि राधा श्यामा से सुंदर है, ठीक है ना? तर का प्रयोग है, तर का प्रयोग बताता है तुलना। क्या बताएगा? तुलना। और तुलना बताएगा तो सर उत्तर अवस्था होगी। आप इसको ऐसे प्रयोग कर नहीं सकते कि श्यामा से राधा श्यामा से अधिक राधा श्यामा से अधिक सुंदरतर है, ठीक है ना? ऐसे अगर आपने प्रयोग किया तो समझो गई भैंस पानी में। मतलब ध्यान से पकड़ो क्या कि सर अगर आप यहाँ पर तर का प्रयोग कर रहे हो तो अधिक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब वही है, क्योंकि दोनों तुलना करने के लिए आते हैं। तर का प्रयोग किया तो अधिक का प्रयोग नहीं, और अधिक का प्रयोग किया है तो तर का प्रयोग नहीं। दोनों का एक साथ प्रयोग करना गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ वही है कि सर राधा श्यामा से अधिक सुंदर है, ऐसा कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। गलत वाक्य प्रयोग नहीं करना है। यानी या तो आप ऐसे प्रयोग करो कि राधा सबसे सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, या ऐसे प्रयोग करो कि राधा सबसे सुंदरतम है, ये भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन सबसे के साथ, क्योंकि तम का मतलब सबसे ही होता है, ठीक है ना? तो सबसे के साथ तम ये प्रयोग नहीं होगा। किसी एक का प्रयोग तो सर क्या होगा? उत्तम अवस्था, ठीक है ना? ये वाक्य गलत है। डन। देखो मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख दूं कि सर अगर तम का प्रयोग होगा तो यहाँ सबसे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है ना? किसी एक का प्रयोग करो। यहाँ सर अगर तर का प्रयोग अगर आप करोगे तो अधिक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना? किसी एक का प्रयोग होगा, ठीक है ना? किसी एक का। बात कर ले पड़ गई। सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि राधा श्यामा से सुंदर है, बिल्कुल बोलो ना। तो ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है। प्रयोग होता है, ये भी सर उत्तरा ही अवस्था होगी। एक बात कर ले पड़ी, सवालों का उत्तर बताओ। पहला सवाल, अब सभी लोग, हर एक विद्यार्थी इन सवालों का उत्तर करेगा। हर एक विद्यार्थी कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। क्या पूछ रहा हूं मैं कि प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? विशेषता मतलब ऐसे शब्द जो सर संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विशेषण, ठीक है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि सर मैं फूल की विशेषता बता रहा हूं कि फूल पीले हैं, और फूल पीले हैं तो पीले जो शब्द होगा ये सब विशेषण होगा। बी उत्तर आएगा। अरे क्या बात है भाई साहब, इतने खतरनाक उत्तर, वाह जी वाह। अरे भाई साहब एकदम खतरनाक, ठीक है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, यहाँ मटमैला क्या है? मटमैला क्या है? अगर मैं बोल दूं कि मैंने मेरा घर मटमैले रंग का रंगवाया है, अच्छा तो सर मैं यहाँ पर मटमैले को पूछूं, मटमैला क्या है? मटमैला विशेषण है क्या? विशेष है क्या संज्ञा? सर विशेषण कहते हैं जो शब्द विशेषता बताता है। सर ऐसा शब्द जो कि विशेषता बताने के लिए प्रयोग होगा, जो शब्द विशेषता बताएगा, क्या बताएगा? विशेषता, उसे हम कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी मतलब संज्ञा एवं सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेषण। हम सर विशेषता बताते हैं या तो संज्ञा की, या सर विशेषता बताते हैं सर्वनाम की। इन दोनों में से कोई भी विशेषण हो सकता है। मटमैला, मटमैला विशेषता बता रहा है कि रंग कैसा है, मटमैला ये विशेषण है। विकल्प क्रमांक एक मिनट ना, आपके कमेंट जरा मैं रिफ्रेश कर दूं, क्योंकि कमेंट आपके रुक गए हैं, तो मैं देख नहीं पा रहा, ठीक है ना? तब तक आप इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। तब तक आप इस वाले सवाल का क्या बताओगे सभी लोग? उत्तर बताओ रे, इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा? देखो कि सर हमने पूछा कि कई दर्शकगण, ये विशेषण का कौन सा भेद है? एक मिनट, हाँ एक मिनट, फिर से मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे, एक सेकंड, हाँ। चलो देखो
हालांकि मुझे आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो अभी हमारे कंप्यूटर जाएंगे और ये सब चीज ठीक कर देंगे। देखो, मैं समझ रहा हूँ कि आप इसका उत्तर सही बता रहे होंगे कि सर हम दर्शक गण की विशेषता बता रहे हैं, वो भी कई दर्शक गण हैं, कैसे हैं? कई। तो सर इस दर्शक गण की मुझे संख्या के बारे में पता चलेगा, क्योंकि दर्शक गण को तो सर मैं गिन सकता हूँ, ये संख्यावाचक होगा। उसमें से भी सर पूछा है कि कई, कई का मतलब क्या है कि सर मुझे नहीं पता कि कितने दर्शक गण हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सर अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ठीक है ना? संख्या तो होगा लेकिन अनिश्चित संख्या। तो सर यहाँ पर निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, विकल्प क्रमांक बी आपने इसका उत्तर किया होगा, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। अब मुझे आपके कमेंट दिखने लगे, ठीक है ना? अब दिखने लगे। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए जो विशेषण है ये किस प्रकार के हैं? मैंने विशेषण लिखा है अच्छा, मैंने लिखा है दानी, मैंने लिखा है न्यायी, मैंने लिखा है कृपालु। ये गुणवाचक विशेषण तो है, परीक्षक ने कहा है, लेकिन ऊपर से पूछा कि गुणवाचक की अलग-अलग अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। उस गुणवाचक की अलग-अलग अवस्था में कौन सा है? मतलब क्या एक आकार के बारे में बता रहे हैं, लंबा चौड़ा? नहीं। क्या सर दोष बुरा है अवगुणी है? ऐसा भी नहीं। क्या सर गंध खुशबूदार है, बदबूदार है? नहीं। ये सब गुण के ही बारे में बता रहे हैं। गुणवाचक तो है, गुणवाचक में गुणबोधक है, मतलब कि सर अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु ये सभी किसी व्यक्ति के गुण होते हैं। विकल्प क्रमांक डी इसका सटीक उत्तर होगा। अगला सवाल, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण का नहीं है? अब देखो समांतर, मुझे लगता है कि ये वाला सवाल परीक्षक ने गलत पूछा, गलत पूछा। देखो अभी हम समांतर इसको देख रहे हैं कि भाई क्या गलत है। उसने पूछा कि भाई निश्चित संख्यावाचक चयन करते हैं, ठीक है? मैंने कहा कि भाई चीनी 50 ग्राम, चीनी को सर हम नाप तोल सकते हैं, चीनी को गिनते नहीं है, और नाप तोल सकते हैं तो सर ये होगा परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक, की जहां से सर हमें मात्रा के बारे में पता चले, ठीक है ना? और ऊपर से निश्चित मात्रा है तो सर इसको हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना? 50 ग्राम, थोड़ी चीनी नहीं, 50 ग्राम निश्चित। मतलब कुर्ते के लिए कपड़ा कितने मीटर? 2 मीटर। कपड़े को सर गिनते नहीं है, कपड़े को नापते हैं, ठीक है ना? तो सर ये भी परिमाणवाचक होगा। और परिमाणवाचक में सर सेम निश्चित मात्रा होगी, निश्चित परिमाण इसको हम कह देंगे। 1 किलो आम की सर मात्रा मुझे पता चली 1 किलो, ये भी सर परिमाण होगा। ये क्या होगा? ये भी परिमाण होगा। और ये भी परिमाण होगा तो सर ये कैसा परिमाण होगा? निश्चित परिमाण। कि सर यहाँ से लोगों को नापते नहीं है, लोगों को तो गिनते हैं। ऊपर से क्या सैकड़ों लोग, 100 है, 200 है, 400 है, हमें नहीं पता, लेकिन मतलब सैकड़ों की संख्या में, है ना? तो सर ये संख्यावाचक होगा। और संख्यावाचक में सर ये कितने सैकड़े हैं हमें नहीं पता। अनिश्चित संख्या सर मैं इसको कहूंगा, क्या कहूंगा? अनिश्चित संख्या। हमसे सवाल बना कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये सवाल कुछ ऐसा होगा कि कौन सा निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, कौन सा निश्चित परिमाणवाचक नहीं है। और परिमाणवाचक नहीं है तो सर इसका उत्तर ये होगा विकल्प क्रमांक ए। इसलिए तीनों परिमाणवाचक है वो भी निश्चित, ये संख्यावाचक होगा वो भी निश्चित, विकल्प क्रमांक ए। ठीक, विकल्प क्रमांक ए। मैं सोचता हूं कि इसका उत्तर ऐसे हो, क्योंकि आयोग ने सभी को इसके उत्तर दिए, क्योंकि आयोग ने सवाल गलत माना और सभी को दिए इसके उत्तर, लेकिन सवाल कुछ ऐसा रहा होगा। अगला सवाल, वाक्य में प्रविशेषण बताओ। प्रविशेषण सर पता चला ये सब कि सर दीदी स्कूटी चला रही थी, समझदार तो थी, लेकिन लेफ्ट का इंडिकेटर लेफ्ट को ही गाड़ी मोड़ दी। ओरे भाई साहब, ये तो गुरुजी बहुत समझदार वाली दशा है। लेफ्ट का इंडिकेटर देने के बाद लेफ्ट को ही गाड़ी मोड़ दी। अब तो दीदी बहुत समझदार हो गई, और बहुत समझदार हो गई तो सर अब इसको हम क्या कहेंगे? सर ये तो प्रविशेषण है। आजकल संतरे को ज्यादा खट्टे हैं, क्या पूछा है? किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? देखो इससे संतरे की विशेषता की संतरे खट्टे हैं, गुणवाचक होगा। खट्टे में भी ज्यादा खट्टे, कुछ ज्यादा खट्टे, यानी ये होगा सर प्रविशेषण। यहाँ तो है। मैंने कहा बच्चे समझदार हो गए हैं, तो बच्चे की विशेषता बच्चे समझदार हैं। समझदार की विशेषता नहीं कि बहुत समझदार है, यहाँ पर नहीं होगा सर, ठीक है ना? कि सर यहाँ पर अरे बहुत ही सुंदर फूल है, कि सर फूल की विशेषता पता चली, फूल सुंदर है, सुंदर में भी बहुत, ठीक है ना? ये प्रविशेषण होगा। मैंने कहा मुझे तो थोड़ी सी भूख है, जैसे मुझे भूख है, भूख में सर कितनी? थोड़ी सी। यहाँ पर भी नहीं, विकल्प क्रमांक डी वाला चाहे तो आपने इसका उत्तर किया हो बी या डी, दोनों सही है। मेरी तरफ से दोनों का उत्तर। क्यों? क्योंकि भूख जो है ना, भूख विशेषण नहीं है, भूख भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना? भूख को कोई देख नहीं सकता, केवल मन से अनुभव होने वाला नाम है, मन से अनुभव होती है भूख, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा है, नाम है एक भाव का, इसकी विशेषता केवल थोड़ी सी है, ठीक है ना? ये विशेषण होगा, ठीक है ना? विकल्प क्रमांक चाहे आपने डी उत्तर किया चाहे बी, कुछ सवाल आयोग के द्वारा ऐसे भी आते हैं जहां पर एक से अधिक उत्तर आते हैं। ये सवाल है यूपीएसआई का, इसका सवाल उत्तर प्रदेश एसआई ने सवाल पूछा और मैंने सम्मिलित किया, ठीक है ना? क्यों? जरूरी था बताना। तो कई बार ऐसे सवाल परीक्षक जानबूझकर रखने का प्रयास करते हैं ताकि परीक्षक के दिमागी शक्ति को थोड़ा बहुत गुमराह कर दिया जाए, यानी विद्यार्थी की दिमागी शक्ति को थोड़ा बहुत गुमराह कर दिया जाए, कि विद्यार्थी यहीं पर अटक कर रहे कि भाई इसका उत्तर क्या होगा, और वो जिस लय में उत्तर करता आ रहा है उस लय को तोड़ना। यानी मान के चलिए 5 सवाल आपने सही किया और बीच में एक डिस्टर्बिंग सवाल आया तो दिमाग की एक जो प्रवृत्ति होती है कि एक सकारात्मक वे में चलता आ रहा है, तुरंत वह क्रम टूट गया। जानबूझकर ऐसे सवाल आते हैं कि सर मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा, तो कुर्ते पजामे के कपड़े को ना मैं गिन तो नहीं सकता सर, नाप तो सकता हूं, नापा जी मैंने 3.5 मीटर, परिमाणवाचक करो जी इसका उत्तर। क्या उत्तर दूंगा मैं? परिमाणवाचक भी कि मैं कहूंगा संकेतवाचक का दूसरा नाम सर इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। कल की क्लास इसी पर हुई थी। इसी को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चित संख्या और अनिश्चित। निश्चित के 5 भेद, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक और प्रतीकवाचक। गणनावाचक के भी 2 भेद, पूर्ण गणना और अपूर्ण गणना। अगला सवाल, ये मौसम आज कुछ सुहावना सा है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मैंने कहा वाक्य में सुहावना जो शब्द है ये किसका परिचायक है, यानी किसका बोधक है? बोधक मतलब किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है ना? किसके बारे में जानकारी दे रहा है? क्या उत्तर करूं? कि सर मौसम की विशेषता की मौसम सुहावना है, गुणवाचक विशेषण। क्या उत्तर करोगे? क्या उत्तर करोगे? विशेषण है सर और वो भी गुणवाचक। एक अगला सवाल, मैंने कहा आपसे आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानो। चॉकलेट वाला सवाल है, अगर आपने इसमें विशेष से पहचान लिया तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट आपको। और बैच के अंत में चॉकलेटों को गिनना मतलब बहुत सारे बैचेस ऐसे हैं जहां पर विद्यार्थियों की 700 700 800 800 चॉकलेट हो चुकी है। आप भी अपनी अपनी चॉकलेट गिनना कि अंत में जब हम अंत में आएंगे तब आपकी चॉकलेट लगभग कितनी होगी, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक सवाल पर चॉकलेट वाले सवाल को हम बताते हैं कि ये है चॉकलेट वाला सवाल, ठीक है ना? देखो मैंने कहा कि आसमान का रंग नीला, पहले तो देखो विशेष किसे कहते हैं? विशेष कहते हैं सर जिसकी विशेषता बताई जाती है। सर विशेष यानी या तो हम संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण में, या सर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, दोनों की विशेषता बताने का प्रयास करते हैं। तो सर मैं किसकी विशेषता? सर मैं रंग की विशेषता बता रहा हूं, रंग नीला है सर, यहाँ पर ये होगा डी इसका उत्तर। जिस किसी का भी उत्तर डी है मेरी तरफ से उसको एक चॉकलेट, मेरी तरफ से उसको एक चॉकलेट। और डी नहीं है तो सबकी भैंस गई पानी में, मुझे लुटिया डूब गई हमारी, तो ठीक है ना? लुटिया डूबी यानी गई भैंस पानी में, उत्तर गलत हुआ। अगर आपने कह दिया कि आसमान की विशेषता बता रहे हो, नहीं 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 नहीं, आप आसमान की नहीं, आप रंग की विशेषता बता रहे हो कि रंग नीला है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो सर विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? डी। गया चॉकलेट वाला सवाल आपके हाथ से, ठीक है ना? गया चॉकलेट वाला सवाल आपके हाथ से, मुझे लुटिया डूब गई, लुटिया डूब गई। आगे चलो, 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानो। क्या कह रहा हूं मैं? 25 रुपए, 25 रुपए दो भाई समझ को, ठीक है ना? तो सर 25 रुपए सर रुपये को गिनते हैं और गिनते हैं सर 25 है, क्या है 25? वाक्य में विशेषण होगा सर। यहाँ पर देखो हमने एक निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, ये निश्चित है तो सर निश्चित संख्यावाचक होगा। और निश्चित संख्या में भी सर हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था जहां से गणना होती है उसको कहते हैं गणनावाचक। 1 2 3 4 5, ये सर गणना ही तो है। मैंने कहा जहां से क्रम का पता चलता है पहला दूसरा, मैंने कहा दोनों तीनों चारों पांचों, जहां से ग्रुप का पता चलता है दोनों तीनों चारों पांचों, मैंने कहा जहां से सर हमें क्रम हो गया, जहां से आवृत्ति का पता चलता है दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना, ठीक है ना? जहां से सर पता चलेगी हर एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए उसे हम कहते हैं प्रत्येकवाचक। क्या कहते हैं? प्रत्येकवाचक। या ये शब्द जो रिपीट होते हैं, अच्छा ये होगा, अच्छा मैंने क्रमवाचक तो उसको कहते हैं समुदायवाचक। क्या कहते हैं उसको? समुदायवाचक। उसको कहते हैं सर आवृत्तिवाचक। क्या कहते हैं उसको? आवृत्तिवाचक। और इसको कहते हैं प्रत्येकवाचक, ठीक है ना? इसके दो और इसके भी 2 होते हैं, पूर्ण गणना और अपूर्ण गणना। 25 रुपए गणनावाचक है क्या? नहीं है, नहीं है तो इसका उत्तर करो निश्चित संख्यावाचक। क्या उत्तर करोगे? नहीं है तो निश्चित संख्या। अगला सवाल, कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत क्या दर्शाता है?
क्या जैसे अगर आप किसानी करते होंगे, किसान परिवार से आते होंगे, तो आप देखते होंगे कि भाई बीज कैसा है, ये सब उन्नत बीज है। तो इस बीज की विशेषता पता चलती है कि बीज कैसा है, उन्नत, यानी श्रेष्ठ किस्म का है। और श्रेष्ठ किस्म का है तो बीज का गुण है ये। बीज का गुण है मतलब कि सर ये उन्नत क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषण होगा गुणवाचक। ठीक है ना? ये बीज के बारे में अगर पूछता तो बीज होता विशेष्य, जिसकी मैं विशेषता बताता। और मैं कहता कि बीज बहुत उन्नत है, तो वो जो बहुत शब्द होता है ना, बहुत शब्द हो जाता प्रविशेषण। कहाँ गया ये रहा प्रविशेषण। ठीक है ना? तो वर्तमान में तो उन्नत पूछा, उन्नत विकल्प क्रमांक के विशेषण होगा। आगे बढ़ो। मैंने दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? अब देखो मैंने एक शब्द लिखा है पवित्रता। पवित्रता सर मन से अनुभव होने वाला भाव है, भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण हमसे पूछा है। विशेषण मतलब मैं कहूँ सीता पवित्र थी, क्या कह दिया मैंने? सीता पवित्र है, तो सीता की विशेषता बता रहा हूं कि सीता पवित्र है, पवित्र विशेषण होगा। और इस विशेषण से बनने वाली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा पवित्रता। ठीक है? इसे पवित्र विकल्प क्रमांक ए। उत्तर आ गया। आगे उत्तर डी क्यों होगा भाई? डी नहीं होगा, ए इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? ए। कैसे भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? है ना? क्यों भटक रहे हो? अगला सवाल। इस जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। चॉकलेट वाला सवाल, फिर से चॉकलेट वाला सवाल। ठीक है? ध्यान से उत्तर करना। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उत्तर करो। क्या पूछ रहा हूं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जैसे मैं कहूं कि राम अच्छा है, तो राम की विशेषता बता रहा हूं कि राम अच्छा है। मैं कहूं सीता पवित्र है, मैं कहूं लड़की समझदार है, तो लड़की की विशेषता बता रहा हूं लड़की समझदार है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। डी वालों एक चॉकलेट आपके लिए, है ना? मेरी तरफ से जोड़ना अपने खाते में एक चॉकलेट। और जिस किसी का भी उत्तर ए है, विशेषण करे सुधर जाओ रे। ठीक है ना? ये क्या होगा भाई? मैंने कहा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, मतलब मैंने जिस संज्ञा या सर्वनाम की, मैंने कहा कि लड़की समझदार है। क्या कहा था मैं? लड़की समझदार है। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि साहब मैं लड़की की विशेषता बता रहा हूं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, मैं इसकी विशेषता बता रहा हूं और इसकी विशेषता बताऊंगा, तो सर ये तो विशेष्य होगा। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, ये होगा विशेषण। लेकिन सर अगर मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि जिस संख्या की विशेषता, तो उसको तो विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना? तो ये दो चॉकलेट हो गए, क्या बात है साहब, आपने काउंट कर लिया। ठीक है? जिस किसी का उत्तर ए होगा ना वो मुझे खिलाएंगे चॉकलेट। ठीक है ना? और जिसका उत्तर डी है उनको मैं। और चॉकलेट अच्छी वाली जब भी आप मिलने आएंगे, ऐसी चॉकलेट जिसकी कीमत लगभग 3 अंकों में होगी, मतलब एप्रोक्स 100 रुपए से अधिक की चॉकलेट। ठीक है ना? एप्रोक्स, अच्छी बात है। या फिर आप एक काम करो, अगर आपको अभी खानी है, तो अगर अभी किसी को चॉकलेट खानी है अपने जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां से बाहर आइए। बाहर आने के बाद एक दुकान पर जाओ, दुकानदार से बोलो भैया एक अच्छी कम से कम 100 रुपए वाली चॉकलेट दो। वहीं उस चॉकलेट को फाड़ो, खाओ। खाने के बाद तुरंत वहां से उससे कहो कि भाई साहब गुरुजी के खाते में पैसे लिख लो। ऐसा कहते ही तुरंत वहां से भागना है। और अगर वहां से आप नहीं भागे तो आप और आपके गुरुजी दोनों लपेट दिए जाएंगे वहीं। ठीक है ना? वहीं लपेट दिए जाएंगे दोनों। तुरंत बोलना है कि गुरुजी के खाते में लिख लो और कहते ही भागना है। नहीं भागे तब तो पता नहीं क्या ही होगा। तुरंत भाग जाना वहां से। ठीक है? अच्छी बात। अब देखो चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये किस प्रकार के विशेषण होंगे? देखो ये सभी गुणवाचक है। गुणवाचक में सर स्थान का बोध, अवस्था का बोध, दिशा का बोध, क्या का? अरे स्थान का बोध कि भाई बिहार का रहने वाला बिहारी, मद्रास का मद्रासी, चीन का रहने वाला चीनी। ठीक है? ये विशेषण के नोट्स कब अपलोड होंगे? आज ही। कब होंगे? आज ही। सर जी बिहार है तो दोनों ही लपेट दिए जाएंगे। अरे नहीं साहब बिहार दिल के करीब है मेरे। ठीक है ना? अगर कोई मुझसे पूछे कि एक विद्यार्थी को चुनो जो कि आपको सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो, तो चाहे मैं उनको पहला कह अच्छा विद्यार्थी के बारे में बातचीत हो, तब तो मैं हमेशा कहूं कि विद्यार्थी तो मुझे बिहार से ज्यादा अच्छे किसी के लगते ही नहीं। बिहार। और अगर व्यक्तियों के बारे में बातचीत करें, हालांकि पूरे भारत के व्यक्ति हर एक राज्य के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे दिल के करीब राजस्थान के विद्यार्थी, मतलब राजस्थान के व्यक्ति। विद्यार्थी पूछूं तो विद्यार्थी तो सर बिहार के, और व्यक्ति पूछूं तो राजस्थान के। उत्तर प्रदेश वाले व्यक्तियों से तो मुझे थोड़ा बहुत भय आता है। क्या आता है भय? मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन फिर भी मुझे उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों से थोड़ा बहुत भय आता है। पता नहीं क्यों क्यों आता है, लेकिन आता है। ठीक है ना? हालांकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, मथुरा में एक जगह है वृंदावन, वहां से। लेकिन राजस्थान के व्यक्ति यानी बड़े लोग, वो दिल के करीब, बड़े सौम्य होते हैं, मिलनसार होते हैं। बिहार के भी व्यक्ति मिलनसार है, चाहे इनको पहला स्थान या इनको दूसरा, ये दोनों। लेकिन विद्यार्थी तो बिहार के। विद्यार्थी में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं साहब। ठीक है ना? कि सर तुम मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। मैं भी जाऊंगा, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना काम मतलब ये जितना काम यानी तुम 2 का काम करते हो तो वो 4 करता है, मतलब चौगुना काम, मतलब चौगुना मतलब 4 यानी 8 का काम वो करता है। क्या चौगुना? संख्या है 4, निश्चित है, निश्चित में लेकिन आवृत्ति है। आवृत्ति है क्या कहीं? ये देखो यार विकल्प क्रमांक सी। ये उत्तर आ गया। अरे वाह, यानी अब उत्तर आने लगे तो अच्छी बात है। ठीक है ना? ऐसे उत्तर करने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक लड़का स्कूल जा रहा है, वाक्य में विशेषण पहचानो। वाक्य में देखो मैंने लड़के की विशेषता बताई, वो भी संख्या में। एक लड़का, लड़के की विशेषता संख्या में, तो इसका मतलब क्या होगा? संख्यावाचक। संख्या भी सर 2 प्रकार से होती है, निश्चित और अनिश्चित। सर ये एक है यानी ये निश्चित है। निश्चित में भी मैंने गिना, एक है गिना मतलब गणना। विकल्प क्रमांक बी गणनावाचक होगा। क्या उत्तर होगा जी इसका? गणनावाचक। अच्छा सवाल था बी। मैं कहता हूं 1 2 3 4 1 पेड़ 2 पेड़ 4 पेड़ 10 लड़के 5 लड़के, गणना ही तो है। गणना है तो गणनावाचक। ठीक है होगा भाई, ठीक है होगा। विकल्प क्रमांक बी। अगला सवाल देखो, मैं पूछूं कि सर योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य क्या होगा? क्या उत्तर कर दूं मैं इस वाले सवाल का? बताओ क्या उत्तर दूं? मैं अगर आपसे कहूं कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो मैं व्यक्ति की विशेषता बता रहा हूं कि व्यक्ति कैसा है, योग्य। ठीक है ना? तो योग्य क्या होगा सर? गुणवाचक विशेषण। विकल्प क्रमांक सी। क्या उत्तर होगा? विकल्प क्रमांक। मुझसे पहले उत्तर आने चाहिए आपके, अगर मुझसे पहले उत्तर आ रहे हैं तब तो सार्थकता है, नहीं आ रहे तब तो गुरुजी गई भैंस पानी में। एक और सवाल, ये सर न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? अभी सीख कर आए हैं, अभी न्यूनतम कौन सी है? अगर मैं ऐसे लिखूं न्यूनतम, बताओ कौन सी होगी? या मैं लिख दूं केवल न्यून ही, क्या लिख दूं? न्यून। सर अगर शब्द ऐसे लिखा है सिंपल, तो सर ये तो मूल अवस्था है। ठीक है ना? कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। लेकिन सर अगर यहाँ पर तम लिखा है तो मुझे पता है कि सर ये उत्तम अवस्था का है, तम यहाँ पर है। अगर सर ये तर लिखा है, क्या लिखा है? ये तर, तो मुझे पता चलता है ये उत्तरावस्था का है। सर उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा? इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा? देखो कि सर प्रथमा अवस्था को ही मूल अवस्था कहते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अगर दोनों में से कोई चुने जाने का प्रयास हो तो मूल अवस्था को चुनना। लेकिन सर ये जो होगा ना, मूल अवस्था का होगा न्यून। क्या होगा? न्यून। उत्तरावस्था अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं न्यूनतर, और ध्यान रखिए उत्तरावस्था तुलना के लिए प्रयोग होती है। 2 या 4 5 6 7 8 किसी ना किसी में तुलना हो रही होगी और एक को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा होगा। ठीक। जैसे उत्तम अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है। उत्तम अवस्था में उसे सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक। जैसे उत्तम अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है। उत्तम अवस्था में उसे सर्वश्रेष्ठ बताए जाने का प्रयास होता है। जैसे मैं लिखूं न्यूनतम, लिखूं न्यूनतम, तो सर इसमें सर्वश्रेष्ठ बताए जाने का प्रयास होगा कि भाई इससे अच्छा तो अब कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? इसका उत्तर क्या होगा? बी। बात पहले बढ़ गई। एक और सवाल,
मैंने कहा निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनो। इस वाले सवाल को पढ़ने के लिए ना आपको समानता एक टॉपिक समझना होगा, उसे हम कहेंगे अवकारी शब्द, जो कि आप अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? कल वाली क्लास में आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा, अवकारी शब्द, और वह जो टॉपिक है बेहद शानदार टॉपिक होगा, ठीक है? कैसा? बेहद शानदार। इसका मतलब देखो, मैं कहूँ कि सर विशेषण ना संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है कि सर कैसे बोलो धीरे-धीरे, ये तो सर क्रिया की विशेषता बताएगा, इसी को पढ़ेंगे आगे चलकर क्रिया विशेषण, ठीक है ना? जो कि अवकारी शब्दों का हिस्सा है। ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं, ये तो क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण होगा, हमसे विशेषण पूछा है। मैंने कहा रमा अच्छा गाती है, मैंने रमा के बारे में कुछ नहीं कहा कि रमा अच्छी है, रमा बुरी है, रमा सुंदर है, रमा कुरूप है, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा गाती है, कैसा गाती है? अच्छा। क्रिया की विशेषता रीतिवाचक होगा। मैंने कहा सुनैना अच्छा चित्र, हाँ, अब इस चित्र की विशेषता पता चलेगी इस संज्ञा की कि चित्र अच्छा है, यानी सर ये वाला होगा विशेषण। मैंने कहा ना, इन वाले सवालों को करने के लिए आपको समानता थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कल वाली क्लास तक कि आज वर्षा अधिक हुई, सर मैंने वर्षा की विशेषता नहीं करी, मैंने कहा हुई, कितनी हुई, अधिक हुई, तो ये क्रिया की विशेषता यानी प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, ये क्रिया की। जैसे देखो दो वाक्य मतलब मैं कहूँ कि भई कि कम आलू है, क्या कहा मैंने कम आलू, या ज्यादा आलू है, क्या कहा मैंने ज्यादा आलू, या हमारे कंप्यूटर जी के धर्मपति ने कहा कि 4 किलो आलू लेकर आना, क्या कहा 4 किलो आलू, 4 किलो, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना? क्योंकि सर आलू जो शब्द है ना, इसको हम नाप तोल सकते हैं, इसको मैं कहता कि सर ये प्रमाणवाचक होगा, क्या होगा? प्रमाणवाचक विशेषण, क्या होगा? प्रमाणवाचक विशेषण। लेकिन अगर सर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं? मैं ऐसे लिख दूं कि दादाजी, क्या लिख दूं मैं? दादाजी कम सुनते हैं, क्या लिख दूं मैं? दादाजी कम सुनते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर मैंने दादाजी के बारे में कुछ नहीं कहा कि दादाजी अच्छे हैं, दादाजी बुरे हैं, दादाजी बहुत बढ़िया हैं, दादाजी सुंदर हैं, दादाजी क्रूप हैं, कुछ नहीं। मैंने क्रिया के बारे में कहा कितना सुनते हैं? कम। तो सर ये भी प्रमाणवाचक होगा, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बताएगा, इसको कल पढ़ेंगे प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना? प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी विशेषण जो सिर्फ होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पर आलू की विशेषता 4 किलो, यहाँ पर क्रिया की क्रिया कितनी कम, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए आपके होमवर्क का सवाल है। अच्छा नहीं होमवर्क नहीं, अभी बताओ इसका उत्तर, अभी बताओ, कोई होमवर्क नहीं है, अभी बताओ। यह कहानी रोचक है। अगर मैं केवल यह कहता कि यह, अगर मैं कहता कि कहानी रोचक है, मैं कहता मैं कहानी रोचक है, ठीक? तब तो सर संज्ञा होती है। अगर मैं इसकी जगह सर्वनाम लिखता और बोल देता यह रोचक है, तो सर संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द ये क्या होता? ये सर सर्वनाम होता। सर आपने सर्वनाम भी प्रयोग कर दिया और आपने संज्ञा भी। ये कंडीशन कभी लागू नहीं होगी, और ये कंडीशन कभी लागू नहीं होगी तो ये क्या होगा फिर सर? ये हो जाएगा विशेषण। विशेषण कौन सा? सर्वनाम का शब्द विशेषण बन गया सार्वनामिक। सार्वनामिक और संकेतवाचक दोनों है तो सार्वनामिक को चुना। हालांकि सार्वनामिक को ही संकेतवाचक कहते हैं, पर दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी पे ही होगा, ठीक है ना? बी अभी भी सी उत्तर, हे भगवान, अभी भी सी उत्तर, सुधर जाओगे, अभी भी सी उत्तर। इस वाले सवाल को ना होमवर्क में, ये सवाल आपके होमवर्क का है, ये वाले सवाल आपके होमवर्क के हैं, ठीक है ना? किसके होमवर्क? अब पूछो डाउट, अब पूछो डाउट, अब पूछो डाउट पूछो, ठीक है? पूछो डाउट। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद जी। बोलिए छुट्टी कीजिए, मैथ की क्लास है, चलो सब छुट्टी छुट्टी। ये छुट्टी जैसे बचपन में ना अगर स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम ऐसे हल्ला किया करते थे कि ये छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, बस ऐसे करो आप। गुरुजी ये छुट्टी हो गई, ठीक गुरुजी छुट्टी हो गई, जाओ छुट्टी हो गई, ठीक है ना? छुट्टी हो गई, बस्ता बस्ता वाला, फिर मुझे हो छुट्टी हो गई, जाओ, ठीक है? मैथ की क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।